आपको खुशामदीद कहता हूं। एक न्यूज़ की जानिब से यह ट्रांसमिशन का सिलसिला अगले चंद रोज़ 8 फरवरी तक और 8 फरवरी के दिन भी जारी रहेगा। हम आपको यहाँ पे वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो आपको इलेक्शंस के हवाले से, अपने कैंडिडेट्स के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के हवाले से चाहिए होती है, वो भी फराहम करते हैं। हमारे मुल्क के नामवर सहाफ़ी भी यहाँ पर होते हैं जो कि आपको अपना तज्जिया भी देते हैं, हम एनालिसिस भी करते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स। और इसके साथ साथ हमारे साथ स्पेशल गेस्ट भी होते हैं जिनसे हम राय भी लेते हैं, ख़बरें भी लेते हैं और वो अपना एनालिसिस भी देते हैं। आज की ट्रांसमिशन हम आगाज़ करेंगे और बात करेंगे सिंध की पॉलिटिक्स, सिंध के हल्के, वहाँ पे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी भी बात करेंगे, जो बड़े टाकरे, बड़े मार्के वहाँ पे लगेंगे उनकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने आज के मेहमानों से आपका तारुफ करवाता हूँ। हमें ज्वाइन किया है बतूल राजपूत साहिबा ने। बतूल साहिबा शुक्रिया आपका। मोहम्मद मालिक साहब ने सर आपका बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट हैं, मुल्क के जाने माने सहाफ़ी हैं, मुज़म्मिल सुहरावर्दी साहब सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। इससे पहले कि मैं सिंध के हवाले से बात करूँ, मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं देयर इज़ अ वॉल ऑफ फिगर्स एंड नंबर्स जिसको हम डिस्कस करेंगे। किस पार्टी की किस ईयर इलेक्शन में क्या पोजीशन रही, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और सिंध की असम्बली जो है, सिंध की जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, उनकी तादाद, वोटर्स, उसको हमने ब्रेक डाउन किया फर्दर डिविजन्स में। दिस ऑल शैल बी डिस्कस्ड इन डिटेल। बट उससे पहले आज की जो बड़ी खबर है, बहुत अहम खबर, चेयरमैन पीटीआई को एक और सज़ा हुई है, उनकी अहलिया को भी सज़ा हुई है और वो सज़ा हुई है उनके निकाह के केस के हवाले से या इद्दत के दौरान निकाह के केस के हवाले से। इस पे 7 साल सज़ा इमरान खान को होती है, 7 साल सज़ा उनकी अहलिया को होती है। इस पे मिली जुली राय है, बाज़ लोग इसको ठीक कह रहे हैं, बाज़ लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं। मैं पूछूंगा मालिक साहब से कि मालिक साहब, व्हाट स्टेट हैज़ टू डू विद वंस कॉन्जुगल रिलेशनशिप? ये आज जो हुआ है ना, दिस इज एब्सर्ड, एब्सोल्युटली एब्सर्ड। और हम इसके पॉलिटिकल एंगल पे पहले बात कर लेते हैं। अगर मकसद यह था कि इमरान खान इलेक्शन ना लड़े, पाबंद सलासल हों और उनकी पार्टी भी इलेक्शन ना लड़ पाए पार्टी के तौर पे, तो वो काम तो पहली सज़ा के साथ हो गया था। ठीक है, आपने सज़ा भी दे दी, आपने उनको पार्टी से बल्ला भी ले लिया, पार्टी को तबाही फेर दी, सब कुछ हो गया। अगर आपको ये भी चाहिए था कि नहीं, हम एक और परसेप्शन देना चाहते हैं कि खाली इमरान खान महफूज नहीं है, अहले खाना भी महफूज नहीं है, तो तोशा खाना हो गया। आपने उस पर भी सज़ा दे दी, उसमें भी सब कुछ कर दिया। और अगर मैसेज ये था तमाम लोगों को, सपोर्टर्स को, कि देखो अगर खान और उसके अहले खाना महफूज नहीं है, अगर इनको 14-14, 10-10 साल कैदें होनी है, तो तुम लोगों की क्या औकात है, तुम्हारे साथ तो जो होगा सो होगा। और हम देख भी रहे हैं जो ख्वातीन अंदर हैं वो 8-9 महीने हो गए मई से अंदर ही हैं, बंदे भी अंदर हैं। ये तीसरी जो आइसिंग ऑन द केक किया है, ओवरकिल, चेरी ऑन द टॉप, ओवरकिल। और मुझे स्ट्रैटेजी भी समझ नहीं आती। देखिए, लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट। अगर मैं इमरान खान के खिलाफ हूँ और मैं एडवाइस कर रहा हूँ और मेरे पास 3 गोलियाँ हों, तो क्या करूँगा मैं कहूँगा एक केस में सज़ा दे दें। अगर आपको लग रहा हो कि उस केस में रिलीफ मिल रही है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, आप दूसरी सज़ा ठोक दें, ठीक है, उसमें 2-4 महीने लगेंगे। अगर उससे भी रिलीफ मिल रही है, आप तीसरी ठोक दें सज़ा। अब इनके पास जितनी गोलियाँ चला दी हैं, सही, और क्या करेंगे? सो व्हाट डू यू गेट? आज की जो सज़ा हुई है ये इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके सोशल रेमिफिकेशंस भी बहुत हैं, खाली पॉलिटिकल नहीं है। सही, ये एक पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, एक yes, पूरा very तलाक important और राइट्स पे, चाहे वो औरतों के हैं, बंदों के हैं। और जितने उल्मा से मैंने बात की है, उन्होंने कहा इसमें चीज़ बनती है, निकाह फासिक होता है, ठीक है, मैक्सिमम ये जो नहीं। लेकिन देखिए, मुझे समझ आ रही है कि जिन्होंने सजा दिलवाई है उनका क्या एंगल था। उन्होंने कहा कि ये एक आदमी है जो बात करता था रियासत मदीना की, दीन की, तो हम इस पे एक शरई लिहाज से भी एक चीज़ बन जाए कि वो। अब देखिए ना, 3 नौइयत के जुराइम आपने बना दिए इमरान खान पे। एक आपने बना दिया एज अ स्टेट्समैन, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जिसने राज अफशा किया। ठीक है, फिर आपने ऑनेस्टी का बड़ा एक इंप्रेशन था कि इमरान खान बड़े ऑनेस्ट करप्ट नहीं है। आपने कहा हमने ऑनेस्टी कार्ड दी जिन्होंने तोशा खाना में सवाल दी। अब एक चीज़ बच गई थी, वो जी ये रियासत मदीना की बात करता है, इस बंदे का तो अपना निकाह गलत है। अब इसका रिजल्ट क्या है? मेरी जितने लोगों से बात हो रही है, यार वो लोग भी अली जो न्यूट्रल हैं या जो खान के साथ नहीं है, वो भी जिच हो गए, कहते हैं यार क्या हो गया, पागलपन है ये, व्हाट इज गोइंग ऑन।
मतलब कि कहते हैं मरे को मारना। अब हो ये रहा है कि आपको ये लगता है कि यहाँ रियासत नहीं, कोई खुदाई निज़ाम आ गया। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक हद होती है। अब आप रियासत के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आप घरों में घुसे, घरों से जाके अब आप बेडरूम्स में चले गए हैं, अब आप उनके अजवाजी रिश्तों पे आ गए हैं। वेयर विल इट स्टॉप? सर ये और देखें, अरे मैं अब समझा मुझे बोलने दे 2-3 अच्छा मिनट, सर। बिकॉज हो सकता है इसके बाद मैं ना ही बोल सकूं। अगर मैं कल ट्रांसमिशन में ना आया तो परेशान ना होइएगा। खतरा ख्याल से देखिए बोलिए। होता क्या है, होता यह है कि खुद सब ने क्या बार बार जुमला बोलते हैं PMLN वाले, दूसरे मुकाफाते अमल, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आज जो हो रहा है वोंट इट कम अराउंड। आज जो लोग हैं, देखिए ये सारी सियासी सजाएं हैं। आज इमरान खान की सजाएं इसलिए हो रही हैं, किसी ओहदे पे कोई है, कल को उस ओहदे पे हट जाएगा कोई तो इमरान खान की सजाएं भी खत्म हो जाएंगी। नवाज शरीफ निगरान साहब गवर्नमेंट की बात कर नवाज रहे शरीफ साहब की जब सजाएं हो रही थी तो एक इंपॉर्टेंट ओहदे पे जो लोग थे सजाएं हो रही थी, जब वो हटे तो नवाज शरीफ साहब वापस भी आ गए। आज इमरान खान को सजाएं हैं बिकॉज ही इज इन क्लैश विद एन इंस्टीट्यूशन। कल को वहां पे चेंज ऑफ गार्ड होगा, इनकी चेंज ऑफ फेट हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ सोचना है आज कि आज जो नए पैमाने सेट हो रहे हैं प्रोसिक्यूशन के, और जो जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन हमेशा होती रही है, कुछ तरीका होता है करने का। ये इतनी खौफनाक एग्जाम्पल सेट हो रही हैं कि कल को इनसे कोई महफूज नहीं रहेगा। सही बात। व्हाट गोज अराउंड मुकाफात अमल, ये नहीं होता कि 2018 से चलेगा it will be a 2023। vicious circle ना ये सर? आप एक विशियस सर्कल पर चढ़ गए लाइक हैमस्टर ऑन अ व्हील। और वो देखें, अगर आप बकरे का गोश्त डालेंगे तो कीमा बकरे का निकलेगा। ये नहीं हो सकता कि आप किसी और जानवर का गोश्त डालें और कीमा जो है हलाल ये नहीं, निकले। मैं ये बड़ी खतरनाक चीजें हो रही आपकी हैं। बात- ये इंडिविजुअल्स के लिए, निजाम के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए अच्छी नहीं हो रही। सुरवर्दी साहब ने हमें चूंकि पहली दफा ज्वाइन किया सर, वेलकम टू दिस ट्रांसमिशन। इसके जैसे कि मालिक साहब ने कहा कि इसके नताइज जो हैं वो इतने अच्छे नहीं निकलेंगे। एंड अगेन अगर एक पॉलिटिकल राइवलरी है तो पॉलिटिकल रहनी चाहिए थी। इट शुडंट बी बेस्ड ऑन समवंस कॉन्जुगल मैरिटल रिलेशंस और फिर उसमें इतना डीपली जाके ये करवाना। आपको क्या लगता है कि बात अब सियासत से कहीं और आगे निकल गई? देखिए, मैं अदालती फैसलों को कानून की नज़र से देखता हूँ। मेरे नज़दीक अदालतों को फैसले मकबूलियत या उनकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस को सामने रख कर नहीं करने चाहिए। अदालतों को फैसले 4 कॉर्नर्स ऑफ द लॉ में करने चाहिए। हमें आज के फैसले को भी कानून के तनाजुर में देखना चाहिए। कानून के तनाजुर में अगर 2 निकाह हुए हैं और तस्लीम है कि 2 निकाह हुए हैं तो सज़ा बनती थी, और कानून में लिखी है 7 साल सज़ा। तो इसमें मेरा मतलब है सोशल वो ना अपने 2 निकाह कराते, महीना इंतज़ार कर लेते। मतलब आप ये क्यों कह रहे हैं कि एक आदमी जो है, आपने एक मैरिज रिलेशनशिप में जाना है, मैरिज के फैमिली लॉज भी हैं, रिलीजियस लॉज भी हैं, ये कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है, रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट भी है। आपने इसको उसके मुताबिक करना है। वैसे तो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह लें, आपको निकाह करने की ज़रूरत क्या है? आप दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं। पूरी दुनिया में लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, वो निकाह नहीं भी करते, तो ऐसी कौन सी बात है? तो अगर आपने निकाह करना है तो आपने उसको उसकी कानूनी और शरई ज़रूरियात के मुताबिक करना है, वरना आप उसके बगैर भी रह लें। तो मालिक साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है कि आपका ज़ाती मामला है, आप किसी के साथ वैसे बगैर निकाह के भी रह सकते हैं। उस कानून कौन होता है पूछने वाला? कैद होती है सर 7 साल कानून में लिखा है ना जी। अगर आप डिसऑनेस्ट निकाह करेंगे, डिसऑनेस्ट मैरिज करेंगे तो 7 साल कैद है। डिसऑनेस्ट मैरिज प्रूव हो गई जब आपने खुद कहा जी हमने 2 निकाह किए हैं, मुफ्ती ने कह दिया 2 निकाह किए हैं, 2 निकाह पिछले 5 साल से रिकॉर्ड पर थे। आपने कभी तरदीद की कि आपके 2 निकाह नहीं हुए? क्यों किए आपने 2 निकाह? इसलिए कि पहला इद्दत में था। तो इसलिए मैं समझता हूँ, मैं तो फैसलों को कानून के तनाजुर में देखता हूँ। ठीक है। और मेरे नज़दीक किसी भी जज को ये नहीं सोचना चाहिए फैसला करते वक्त कि इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगी, सोशल इम्प्लीकेशन क्या होगी, इससे मालिक साहब नाराज़ होंगे या खुश होंगे। वो उनके नज़दीक ये एब्सर्ड है, उनके नज़दीक ये एब्सर्ड है, उनके नज़दीक ये क्या है? मुजम्मिल एक सेकंड, फिर उस जज को जरा मालिका साहब को बुलाना चाहिए था और उससे पूछता कि तुम जो पहले बयान देते थे, तेरी तो गवाही झूठी है। जिसकी गवाही पे सारा केस बेस हुआ मालिक साहब ये वही बंदा है जो पहले एक सेकंड ये वही एक सेकंड सर एक सेकंड नहीं एक सेकंड सारी बात क्या हुई? उसने कहा कि जी मैंने उस तारीख को निकाह तलाक दी और ये बेटा ना, तो इट इज
मानिका's वर्ड अगेंस्ट बुशा बीबी's वर्ड, ठीक है ना। यही वो मानिका है जो कल तक कस्में खाता था बुशा बीबी के किरदार के खिलाफ की। यही वो बंदा था जो कस्में, एक सेकंड में खत्म कर देते हैं। एक मिनट, मैं आ रहा हूं, बीच में बात ही नहीं पूरी करने दी। नहीं, मुझे करने एक बात। यही बंदा कस्में खाता था कि इमरान खान से नेक आदमी कोई नहीं है, ठीक है ना। और जिस तरह पंजाब के अंदर इनका तूती बोलता रहा है तलाक के बाद, बिल्कुल हम सारे जानते हैं जर्नलिस्ट, बिल्कुल ठीक है ना। ये जब ले लें रिजवान गोंदल को ले लें जिसकी ट्रांसफर हुई थी, और किस तरह बाद में ख्वार किया उन्होंने पुलिस ऑफिसर को, वो अगर ये इतने दुखी होते ना, इनके काम ना हो रहे होते। अब उसी बंदे की गवाही सडनली मोस्ट क्रेडिबल, गवाही में क्या होता है क्रेडिबिलिटी, वो सबसे जो डिसक्रेडिटेड आदमी है उसकी गवाही आपने ले ली मालिक साहब, और उस पर आपने मुकदमा, मालिक साहब एक मजाक बन गया। मालिक साहब एक मिनट जवाब दे लेने, जवाब नहीं उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया ना। एक मिनट, ये जो शादी और तलाक, इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ वर्बल निकाह तो अब आपने फैमिली लॉ में ख़त्म कर दिया ना, आप इसको रजिस्टर करते हैं, आप तलाक को भी रजिस्टर करते हैं। अब ज़बानी निकाह की तो कानूनी हैसियत नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से जो शरई है, शरई बिल्कुल है। आप अभी किसी आलिम को अभी लाइन पे ठहर जाए, मैं कानून की बात, आलिम की बात नहीं है। अभी आप बताएं जो निकाह रजिस्टर्ड ना हो उसकी क्या कानूनी है? कोई शरई तलाक दे दे, जो निकाह रजिस्टर्ड ना हो उसकी क्या कानूनी है? उसकी क्या कानूनी हैसियत है जो रजिस्टर्ड ना हो? जो तलाक रजिस्टर्ड ना हो उसकी क्या कानूनी हैसियत है? मुजम्मल साहब ये कह रहे हैं कि अदालती फैसला है, कानूनी फैसला है, तो भट्टो के फांसी से शुरू हो जाए और आज तक आ जाए। सारी जगह पर अदालतें इस्तेमाल हुई है ना, उन्होंने अदालत को इस्तेमाल करके कानून के तशरीह के मुताबिक ही उनको सजाएं दी है ना। लेकिन ना बात यह है कि हम बार बार ये कहते रहे हैं कि हमारे यहाँ कानून को सहारा बनाकर एक सियासी फैसले किए जाते हैं और किसी एक के खिलाफ नहीं, सबके खिलाफ हुए हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो आज का फैसला है, इससे आपकी जो सोसाइटी के अंदर डिवीजन है ना, वो और गहरी होगी, वो सोशली भी होगी, वो पॉलिटिकली भी होगी, वो रिलीजियसली भी होगी। अच्छा, अब आप ये कहें कि जी क्योंकि कानून ने फैसला किया है, कानून क्या सारी जिंदगी नजरिया जरूरत के तहत फैसला नहीं करता रहा पाकिस्तान की तारीख में? पाकिस्तान का जुडिशियल नंबर किधर है? पाकिस्तान का कहां कानून एग्जिस्ट करता है? सवाल ये है कि जब आप पॉलिटिकल प्रोसेस को, लेकिन ये फैसला भी हम ही करेंगे कि ये कानूनी फैसला ठीक है, लेकिन ये कानूनी फैसला नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो कानून फैसला करता है, हम तो उस फैसले के ऊपर तो तनकीद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वो उसी पे बात हो रही है कि जो उसकी इंप्लीकेशंस होंगी वो किस तरह से जाएंगी, एक लम्हे के लिए उसको तो देखने की जरूरत है ना। लाइन पे लीजिए, क्योंकि एक ऐसा कमेंट है जो मैं नहीं करना चाह रहा। ताल्लुक आलम दीन से है ही नहीं, आप कानून पढ़ लें, आप कानून पढ़ लें। वो कमेंट मैं करना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं मैं उनके मुंह से शरई सजा नहीं हुई, उन्हें मैं पाकिस्तान वो के कानून कमेंट के इसलिए तहत नहीं सजा करना हुई चाह है। रहा। सर देखें, मुफ्ती सईद भी आके गवाही दे दे, खबर मानिका भी आके गवाही दे दे, वो इद्दत में है या नहीं है इसका फैसला कौन करेगा? मुफ्ती सईद ने करना है ना उनके बिल्कुल नहीं करना ने। वो औरत को इस्तेहकाक इस्लाम देता है कि वो बताएगी कि वो यही मौजूद है, यही मौजूद है। पूछना चाह रहा हूं मैं किसी आलिम दीन को ये पूछना चाह रहा हूं, यही मुफ्ती सईद ने पहले निकाह किया, जी ठीक है ना, बिकॉज एट दैट टाइम खासा वाज कमिंग इनटू पावर, नजर आ रहा था, तो उनको सब चीजें जायज लग रही थी। वही हालात बदले तो उस मुफ्ती सईद को सारी चीजें पता लग गई। सही, मुफ्ती ये कोई कहाँ के मुफ्ती हैं, कितने बड़े मुफ्ती मैं हैं? चाहूंगा बतूल आप इसमें अपना इनपुट दें। बड़ी देर से, मैं रियली सॉरी मैं आप तक आ नहीं सका, बट आपको अनइंटरप्टेड मिलेगा। दिस इज वेरी क्रूशियल एंड सेंसिटिव, और हम बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं भी नहीं चाहती कोई एक दूसरे के आर्गुमेंट में जंप इन करे, और ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करने वाली बात है। आई एम सॉरी मेरी वोकैबुलरी उतनी अच्छी नहीं है जिस तरह से यू डिड पुट योर क्वेश्चन फर्स्ट, इतना अंग्रेजी का लफ्ज़ मुझे नहीं पता, बट वो जो फैसले की अगर आप अल्फाज पढ़ लें, वो आप अल्फाज पढ़ के नहीं सुना सकते हैं। जो फैसले में अल्फाज हैं, मैं लिटरली ये लाइंस पढ़ के नहीं मैं नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि आई बिलीव इट्स अ फैमिली चैनल। जो फैसला आपने फैसले में अल्फाज लिखे हैं, और दूसरी बात ये कि कोर्ट जो मालिक साहब के आर्गुमेंट से अपनी जगह, मेरे लिए एज अ जर्नलिस्ट ये कि ये आपकी प्रायोरिटीज हैं, ये कोर्ट की प्रायोरिटीज हैं, जो आपके 50,000 मुकदमात हैं पेंडिंग हैं, आपकी लॉर्ड जुडिशरी की जो हालत है, आप प्रायोरिटी पे किस तरह के मुकदमात में, और सर प्लीज जी प्लीज, और ये अली प्लीज लेट मी से दिस कि ये सारी ये प्रोसेस ये पाकिस्तान के मुआशरे के बेसिक वैल्यूज के खिलाफ है। कम ऑन, you were in a relationship, you are in a relationship, एक बंदा आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, वो मामला कोर्ट ने भी टेकअप कर लिया है। क्या कोर्ट
अब इस पर डिबेट होनी चाहिए कि क्या कोर्ट ये कह सकता था कि हम इस मामले को सुनना नहीं चाहते, और ये इट इज बिलो द बेल्ट, इट इज डिस्गस्टिंग, इट इज रिडिकुलस। ये हमारे मुआशी, हमारे मजहबी इकदार के खिलाफ है कि हम इतनी गंदी बातें करें। अच्छा, मेरे ज़हन Come में on, एक literally, मिनट, you जब go and read the बात decision. करनी है, You मालिक go and read the साहब, decision. मालिक Go and साहब, read the की बात decision. मैं कर रहे हैं, आपको तो I section- know कि नहीं, अभी Go and read the फरहान decision. खान साहब क्या को चाहिए argument था। दे रहे हैं, मुझे पता है। और एक फिर मिनट, वो मैं चाहूंगा वो जर्नलिस्ट, argument और अली दे एक और जुमला, अली नहीं, प्लीज, एक मेरे मिनट। ज़हन और में आ वो रही है। जर्नलिस्ट जो जब- सपोर्ट जब कर रहे इमरान हैं, खान- जी सर जब प्लीज इम- प्लीज एक जुमला, और अली वो जर्नलिस्ट जो इस सब्जेक्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इद्दत के ऊपर निकाह के सब्जेक्ट, आप देखिए आप बात क्या कर रहे हैं, आप टेररिज्म पे बात नहीं कर रहे हैं, आप नहीं, चल वो हम रहे सब कर रहे हैं ना, वो भी कर रहे हैं। क्या, ये और भी आप आज यू आर की खबर है, सेलिब्रेटिंग द आप सब्जेक्ट। तो कर रहे हैं ना। डिस्कस तो होगी। एक मिनट, मुज़म्मिल साहब, देखें, मैंने फिर कहा खान साहब को पाकिस्तान की सीआरपीसी से सेक्शन 496 खत्म कर देना चाहिए था। क्या कहता है, क्या सेक्शन 496 कहता है कि whoever dishonestly or with a fraudulent intention goes through the ceremony of being married, यार ये कैसे डिसाइड एक मिनट, knowing that he is not therefore lawfully married shall be punished with imprisonment of either which may extend to 7 years. And how do you prove that the intention दो was- निकाह, दो निकाह पहली दफा आपको सर, पता मंजरिया, था, एक आप मिनट। नहीं कर सकते। मुज़म्मिल साहब, इसमें मंजरिया प्रूफ कैसे करेंगे आपको मंजरिया प्रूफ अच्छा करना होता चले, है इस सर। पे एक सवाल वो बनता कैसे है। प्रूफ करेंगे? सवाल मुज़म्मिल ये मैं है कर लेता हूँ। कि इन्होंने चलें, इंटेंशनली ये मैं किया। आपकी बात मान लेता हूँ कि अच्छा, sorry, बुशरा मतलब बीबी उन्हें ने- सेक्शन नहीं, 496 एक खत्म सेकंड। करना चाहिए। चले, मैं आप ये मेरा कह रहे सवाल हैं कि सुन ले। पाकिस्तान के भाई मेरा कानून सवाल और तो- आइन मैं कानून का सवाल- CRPC से 496 और खत्म मेरी कर बातें सुन दें। लो। आप खत्म कर मेरा दें। सवाल as long as ये है इसमें सजा बंद। आप अली, मंजरिया अली, आप प्रूफ अपना करें। इमरान खान साहब ने जब दूसरा निकाह किया था, उन्हें वजीर आजम बनते चले, मेरा सेक्शन 496 खत्म करना चाहिए यार था। मौलाना बहुत सवाल सुन लो, हाँ। सवाल सुन लो। ये आखिरी सवाल होगा, हमने फिर अपने टॉपिक पे आना है। और डिस्कशन से एक मान लेते हैं कि बुशरा बीबी ने गलत बयानी की, इमरान को भी यही पता था कि वो इद्दत हो गई भी है, इमरान खान को क्यों सजा हो गई? वो तो खुद विक्टिम है ना। अगर उनकी अहलिया ने उनको कहा कि मेरी इद्दत गुजर गई है, उन्होंने बात मान ली, कानून में निकाह कर दोनों लिया, के लिए लिखा है। हाउ इज ही गिल्टी ऑफ? उसने भी ये सर्टेन करना है पिछले मैरिज सर्टिफिकेट किससे कैसे जस्टिफाई करना है यार? अच्छा, वो कैसे जाकर justify से- करेगा? टॉपिक पे इमरान आते हैं खान सर। कैसे justify क्योंकि करेगा? हमारे पास रजिस्टर्ड था, तलाक भी रजिस्टर्ड होगी। अब हमारे पास आधा निकाह घंटा नंबर रह गया वर्बल है। था, तलाक मुज़म्मिल नंबर सरवरी मुज़म्मिल साहब, उत्थे तक जाओ, मुज़म्मिल जिथे तक साहब, ज्ञान की अब हम लोड़ एक है। काम करते हैं सर, ये भी टॉपिक था वैसे हमारा। मालिक साहब, आपने चूंकि शुरू में कहा ना कि एक सजा हो गई तोशाखाना में, एक सजा हो गई गद्दारी पे, एक सजा हो गई शरीयत के तहत सादिक और अमीन में, 100 मुकदमात हैं। आप सबर रखें नहीं करें, और आप सजाएं सजा भी लें। होगी। ओके जी, 100 मुकदमात हैं, सब में सजाएं होनी है। क्योंकि आपने तो तय किया हुआ है ना, आपने तो तय किया हुआ सजाएं हम देनी है, तो बात देते करेंगे। जाएं। क्या हाँ, बात है? हमारा जो टॉपिक आप है करें, वो है मुकदमा होना चाहिए ना, नाज़रीन, मजाक नहीं होना चाहिए। मुकदमा वैसे समझ में इट इज आता है, सो मजाक नहीं होना इंटरेस्टिंग, मुझे अपने पे बड़ा मजा आता है मालिक कि साहब, मैं सर, एक we are running out of सेकंड आई time यूज्ड टू and बी, we have to show मेरे this. पे लेबल लगता था कि मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ इमरान का जब वो गवर्नमेंट में थे, क्योंकि मैं इमरान खान की गवर्नमेंट की वो बातें क्रिटिसाइज करता था जो वो गलत करते और थे। हमारी तो नौकरियां गई हुई हैं, हम बट स्टिल वी आर सेइंग अब दिस। मैं आई एंड अप डिफेंडिंग हिम, क्योंकि Exactly. अब जो अब मौजूदा सेटअप कर रहा है वो उनकी की हुई गलतियों से 500 गुना बड़ी गलतियां कर रहा है। पता नहीं वी डोंट नो हम क्या करें। चले ठीक है, आपका आ जाइए, judgment वापस level है। आते हैं सर, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ये भी हमारा एक अहम क्रूशियल Judgment टॉपिक है। नहीं, morals है, morals है, morality भी तो कोई चीज़ होती है, नहीं मुझे एक होती। मिनट दीजिएगा। इलेक्शन 2024 सिंध कौमी असम्बली नशिस्तें हैं 61, वोटर 2,70,00,000, 7 डिविजन हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पंजाब के बाद व्हेन इट कम्स टू वोटर्स, हल्के कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये सबसे बड़ा सूबा है। 2018 में जनाब क्या हुआ? पीटीआई ने सिंध से कौमी असम्बली की 16 नशिस्तें जीती थी, एमकेएम ने 6, पीपल्स पार्टी ने 36, जीडीए ने 2 और इंडिपेंडेंस जो है वहां से 1 जीत सका था। अब 2013 में रिजल्ट क्या था? क्योंकि आपके सामने ये तीनों जो बड़े मेन पिछले इलेक्शंस हैं उनके रिजल्ट्स हैं, तो हम कंपैरिजन बहुत अच्छा कर सकते हैं। कौमी असम्बली की पीटीआई ने 1 नशिस्त 2013 में हासिल की थी, एमकेएम 19 थी, जो कि बहुत बड़ा डिक्लाइन है 2018 में उसका। पीपल्स पार्टी की 33 थी, वहां पे 3 की बढ़तरी थी। अच्छा, फंक्शनल लीग जो है वो 4 हासिल कर सकी थी, उसके बाद 2018 में बिल्कुल गायब रही, बल्कि जीडीए में हो गई। मतलब इंडिपेंडेंट 1, फिर जनाब 2008 पीटीआई 0, एमकेएम 19, पीपल्स पार्टी 33, फंक्शनल 3, इंडिपेंडेंट 1। मालिक साहब, पीपल्स पार्टी का एक कांस्टेंट नंबर रहा है, बल्कि चले मैं आपसे पूछ लेता हूं मालिक साहब, एक सेकंड में एक कांस्टेंट नंबर आबिद साहब रहा है पीपल्स पार्टी का।
अब की बार कुछ डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं या अभी भी आपको ऐसे रिजल्ट? नहीं, बज़ाहिर तो इस वक्त ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है जी, वो सिंध के अंदर काफी हद तक सिक्योर है। अब जो आपने नंबर्स दिए ना कि 36 थे 2018 में और 13 में 33 थी और 2008 में 33 थी जी। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा अगर आप इजाफा भी करें तो 5-7 सीटें और आप इजाफा कर लें, ये 35-40 से ज्यादा शायद पीपल्स पार्टी को सीट सिंध में ना मिल सके जितनी उन्होंने इस वक्त एक तरतीब चली आ रही है। अच्छा, अब वहां पर उनके मुखालिफ कौन है? उसमें एक पीटीआई है, ठीक है, एक पीएमएलएन है, एक एमक्यूएम है। फैक्टर को अगर हम कमजोर कर दें, वही मैं कह रहा हूं, एक एमक्यूएम है और एक फंक्शनल लीग है, ये जो जीडी है जिसको आप कहते हैं। इनको अगर आप 4-4, 3-3, 4-4 सीटें दें जिस तरह से उन्होंने ली हैं। अब पीटीआई तो जैसे आपने कहा ना कि 2018 में पीटीआई ने वहां पे 16 नशिस्तें ली हैं, इस दफा शायद वो पोजीशन नहीं है, तो वो टिकटों की जो तकसीम होगी वो बाकी जमातों में जाएगी। मैं पीपल्स पार्टी को अभी भी 36 से 40 के दरमियान देख रहा हूं, इससे ज्यादा उनके पास सीटें नहीं आएंगी। अच्छा मुज़म्मिल साहब, नून लीग और एमकेएम के इत्तेहाद वो कुछ कर पाएगा? नहीं, मुझे इसमें एक जमात का इजाफा नजर आएगा। मुझे लगता है इस बार कराची से जमात इस्लामी की सीटें होंगी। और ये जो बोर्ड है ना जिसमें आपके एक नेक्स्ट टाइम जब आप 24 का बोर्ड बनाएंगे तो आपको 2-3 सीटें 4 सीटें जमात इस्लामी की भी वहाँ नजर आएंगी। और जो आपका 18 और 13 का अगर आप कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है एमक्यूएम वापस कहीं डबल डिजिट में आ जाएगी। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, और पीटीआई जो है वो सिंगल डिजिट में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है ना? और उसमें अच्छा, और ये जो इस्लामी जो है, ये जो जरदारी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में, आई गेस शायद आसमा शराई साहब को इंटरव्यू दिया, उसमें जो वो कह रहे थे कि एक हिंड्रेंस है, एक मुश्किल है कराची में उनको इस दफा, वो किससे है पीपल्स पार्टी को मुश्किल, वो और वो क्यों है और वो क्या यहाँ पे फर्क डालेगी? नहीं, जरदारी साहब का तो ख्याल था कि वो कराची में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, मेयर भी उनका था, लेकिन मेरा ख्याल है एमक्यूएम ने भी कम बैक किया और जमात इस्लामी को भी बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है आपके कराची में, और जमात इस्लामी भी सीटें निकालेगी और एमक्यूएम भी निकालेगी। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश की है, बट नून लीग ने उस तरह से सिंध को मुखातर में नहीं लेके आई है, बिल्कुल ही उसको लगता है मायूस है वहां पे, या सारा तकिया पंजाब से किया हुआ उन्होंने कि पंजाब से ही हमने 120 सीटें निकाली। नून लीग देखें 2018 से 22 तक तो ज़ेर अताब ही रही, उनके पास तो पंजाब में काम करने की स्पेस नहीं थी, सिंध में जाके क्या काम करते, पार्टी तो सारी अंदर थी जी, उनको तो कोई ब्रीदिंग स्पेस 22 से आके मिलना शुरू हुई। जरदारी साहब आप 15 साल से इक़्तिदार में हैं, वो अपोजिशन में तो आप हमें कहीं भी नज़र नहीं आए। मैं समझता हूँ वो पंजाब में इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, उनके पास ज़्यादा बेहतर सूरत हाल और हालात थे कि वो पंजाब में ज़्यादा अच्छा काम कर सकते थे। सिंध की गवर्नमेंट उनके पास 15 साल से थी, उनकी इस्टेब्लिशमेंट से सुलह भी थी, सैनेट में भी वो गवर्नमेंट के साथ थे, मतलब सैनेट में वो पीटीआई के साथ थे, शराकत इक़्तिदार थी। पीटीआई ने डिप्टी चेयरमैन सैनेट का वोट उनके बंदे को डाला हुआ था, उन्होंने चेयरमैन सैनेट का वोट पीटीआई के कैंडिडेट को डाला हुआ था। उसके बावजूद उनके पास तो बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड और ब्रीदिंग स्पेस थी, वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकते थे। बनस्बत दैट हम ये देखें तो नून लीग तो 2014 से क्राइसिस में 16, 17, 18, 19, 20 उनके तो बहुत क्राइसिस के साल हैं, और 18 के बाद तो जेलें हैं, सभी अंदर थे, काम किसने करना था, तो उनके पास तो इतना स्पेस ही नहीं थी कि वो सिंध में जाके काम कर सकते। 18 में उन्होंने एक सीट पे अच्छा परफॉर्म किया था, वो शहबाज शरीफ वाली, वो भी अब के उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल को दे दी है अपने एमक्यूएम से इत्तेहाद की वजह से, शहबाज शरीफ विड्रॉ कर गए, लिहाजा मुझे वहाँ उनकी तो कोई सीट नहीं नज़र आती। ठीक है, एक छोटी सी बात, ये जो अपना 2000 ये रिजीम चेंज हुआ और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उस वक्त से लेके अब तक मुस्लिम लीग नून को क्या परेशानी है सिंध में ना जाने की? अब तो बड़े अच्छे हालात थे ना, चले पिछली दफा तो अताब में थी, इस दफा तो वो अताब में नहीं थी, वो क्यों नहीं गई सिंध के अंदर? हो सकता है कि यही अरेंजमेंट हो, बस हो सकता है। मेरा मतलब है मैं उनकी बात का वो कह रहे हैं ना कि वो अताब में थी, इस दफा तो अताब में नहीं है। सही, इसमें कुछ एडिशन देखते हैं आप या यही रहेगा? नहीं, मैं इसमें चेंज देखता हूँ। अच्छा। पहले उसको समझने के लिए थोड़ा सा पीपल्स पार्टी की इस बारी पावर पॉलिटिक्स की जर्नी देखते हैं। जब शुरू हुआ मामला तो पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि हमें साउथ पंजाब से सीटें मिलेंगी, हमें कराची में जो पीटीआई की सीटें फारिग होंगी उसका लायंस शेयर हमें मिलेगा, ठीक है, और सिमिलरली जो इंडिपेंडेंट्स हैं इनका बड़ा हिस्सा हमें मिलेगा, और हम जो हैं अगर सेकंड लार्जेस्ट भी हो तो हमारा और पीएमएलएन का फासला 15-20 सीटों से ज़्यादा किसी कीमत पे नहीं होगा, 15 सीटों से ज़्यादा। फिर हमने देखा हालात बदले, साउथ पंजाब में झंडी गिरा दी गई, फिर आपने एमक्यूएम के जो कोटा इनके ख्याल में था कि कम से कम 8 सीटें हमारी, और ये ओपनली कहते थे अपनी निजी महफिलों में कि
तय हो गया है जी इतनी सीटें हमारी हैं, सब कुछ हमने वो देखा। अभी मुजम्मिल ने बात की कि शहबाज साहब ने छोड़ी कराची की सीट, नहीं छोड़ी नहीं, उनको बता दिया गया था कि MQM को सीटें मिलनी हैं, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, वो सियाने आदमी वो पावर की टसल में क्यों घुसेंगे, ये उनकी सीट थी नहीं जो उन्होंने छोड़ दी, मतलब ये तो MQM और PTI की सीटें थी ना, ये इनकी सीट तो नहीं थी, तो वो वहाँ से हट गए। फिर जरदारी साहब ने कहा कि मुझे रोड ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। आपको याद है मैंने आज पहले भी ट्रांसमिशन में बताया, 3 दिन पहले मैंने ट्रांसमिशन में बताया था कि कराची में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को कहा जा रहा है जो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट्स हैं, ख़ासतौर पर नए वाले, यार पैसे ना लगाओ तबाह हो जाओगे, खर्चा तुम्हारा इतना हो जाएगा, फैसला हुआ हुआ MQM को देनी है और MQM को इंकरेज किया जा रहा है। फिर हमने देखा कि जब ज़्यादा मसला हुआ, फिर मियाँ साहब ने कुछ 1-2 स्टेटमेंट्स दिया तो बलूचिस्तान के मामले में थोड़ी सी नर्वसनेस हो गई पावर्स दैट बी को, बलूचिस्तान पे प्लान चेंज हो गया, वहाँ जरदारी साहब अकोमोडेट हो गए, तो उनको कुछ क्या कहेंगे आप, सहूलत नहीं कुछ कॉम्पनसेशन, पार्शियल कॉम्पनसेशन मिल गई कि चलें वहाँ नहीं है तो यहाँ आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट में यू बी मोर इन्वॉल्व और सारा चीज़ों में हो गया। फिर हमने देखा सरफराज बुख्ती जो ज्वाइन कर रहे थे PMLN, उनको सडनली ज्वाइन करा दिया गया पीपल्स पार्टी, सो मैसेज वाज वेरी क्लियर। अब लायंस शेयर सीट्स का कराची में जाएगा टू MQM, ठीक है, क्योंकि MQM बड़ी फर्माबरदार पार्टी है। अच्छा, they'll be rewarded। मियाँ साहब भी हिल जाते हैं बात करके, जरदारी साहब ज़्यादा नहीं हिलते लेकिन वो फ्लेक्स मसल करते हैं। MQM वाहिद जमात है जो बड़ी वफादारी से, उनके ज़मीर उसी वक्त जागते हैं जब जगाने का टाइम होता है, आगे पीछे नहीं होता। और इसलिए मेरा अंदाज़ा है कि ये जो इस वक्त हालात हमें नज़र आ रहे हैं, इनको तकरीबन 8-9 सीट्स इनको मिलेगी MQM को। मैं जमात इस्लामी की अभी 1 सीट देख रहा हूँ, अच्छा सर, वेरी ऑनेस्ट। इंडिपेंडेंट्स वहाँ अगर आप हल्का वाइज जाएँ तो आपको 2 इंडिपेंडेंट्स भी नजर आते हैं, सो बटेगा मामला, लेकिन लायंस शेयर मिलेगा MQM को। ठीक, बतूल आपको क्या लगता है, योर ओपिनियन? देखिए ICC की मीटिंग के बाद पीपल्स पार्टी को एक बड़ा एतराज़ था कि हमारे फंड्स रोक दिए हैं इंटरिम गवर्नमेंट ने, और वो ये भी एतराज़ करते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। उसमें बिलावल साहब ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा नहीं कर रहे, हम तो नून लीग की तरफ कह रहे हैं जो उन्होंने कैबिनेट में लोग लिए। तो मुझे लगता है कि वो दैट वाज द राइट टाइम जब नून लीग अपना सिंध के अंदर इंटरेस्ट शो करती है, वो फंड्स डिलीवर करवा के एटलीस्ट, क्योंकि वो डेवलपमेंट के फंड्स थे। तो मुझे लगता है कि नून लीग का इंटरेस्ट बहुत कम है सिंध के अंदर, और आप देख लें कि उनकी पॉलिटिकिंग कितनी कम है, उतना ही जितना पीपल्स पार्टी का सिंध के अंदर है। तो मुझे नहीं लगता कि नून लीग गोइंग टू मेक अ बिगर मार्क। मुजम्मिल साहब हमारे साथ कितनी देर है? अभी है हमारे साथ इस 20 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ ब्याह है। मुजम्मिल साहब का फायदा उठाएं जी, लाहौर की डायरी लें इनसे यार, बिल्कुल छोड़े अभी सिंध पे वापस आएंगे, आते हैं वापस। मुजम्मिल साहब दसो वजीर आजम कौन नहीं बन रहा, कौन नहीं बन रहा, बिलावल नहीं बन रहा, और कौन नहीं बन रहा, लीग में से जहांगीर कौन? तरीन नहीं बन रहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी नहीं बन रहा, मौलाना फजलुर रहमान नहीं बन रहा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कौन आफ्ताब नहीं बन रहे? शेरपा ये नहीं दो बन बंदे रहा, बच गए ना, सिराजुल हक नहीं नवाज बन शरीफ कौन नहीं बन रहा। रहा? अच्छा मैं Opposition पार्टी leader कौन है? नजदीक मैं जा 2-3 सवाल कर रहे हैं मुजम्मिल साहब, प्लीज प्लीज, मुझे 2-3 सवाल इंटरप्ट ना कीजिएगा। मियाँ साहब अगर चौथी बारी वजीर आजम बनते हैं हाँ, तो क्या पूरी मुद्दत के लिए बनने आएंगे कि आपके ख्याल में मुख्तसर मुद्दत के लिए आएंगे? लेकिन जो एक दफा बन जाता है ना, वो किसी बात से ही जाता है। मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई किसी खास मुद्दत के लिए बन के और कहेगा कि मैं इसके बाद स्टेप डाउन कर जाऊंगा। मेरे ख्याल में जब वो एक दफा बन जाएंगे तो वो बन जाएंगे। आपकी खबर क्या है, मरियम बीबी का फैसला हो गया कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगी? अभी तक तो यही फैसला ये है, वो चीफ मिनिस्टर। अच्छा, तो शहबाज साहब क्या होंगे? शहबाज साहब डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो तो डार साहब होंगे। वो सेनेट में होंगे, वो सेनेट में होंगे। नहीं लेकिन ही तो शहबाज साहब का ऑफिशियल टाइटल क्या होगा? क्या वो नहीं, मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ, आप यहाँ पे शहबाज साहब क्या कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, एनर्जी के मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे, ओहदा क्रिएट होगा? ओहदा क्रिएट। तो ये कैसे हजम होगा ओवरऑल आपको या निजाम को? अच्छा, कि मैं एक भाई, आप अपनी बात कर रहे हैं, एक भाई वजीर क्योंकि आजम, आपका हजम करना भी बड़ा मुश्किल है ना। नहीं मुझे तो वैसे ही बड़ी चीजें हजम नहीं होती। वजीर आजम भाई, डिप्टी वजीर आजम छोटे भाई, चीफ मिनिस्टर बेटी, समदी या फाइनेंस मिनिस्टर या चेयरमैन सेनेट, तो ये तो
तो फिर जिन्हें शब्द में ये पालो। एक्सेप्टेबल होगा? सीरियसली मैं अभी तो यही स्क्रिप्ट है, आपको गुजारा करना ये पड़ेगा। जाती उमरा का स्क्रिप्ट है कि पिंडी का स्क्रिप्ट है? मुझे तो अभी लग रहा है सेम पेज का स्क्रिप्ट है। और वो मियां साहब जो है वो काफी मियां साहब काफी मुद्दतों हमेशा सेम अच्छा पेज पे रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतना आज से पहले मेरे साथ जिंदगी में मुजम्मल ने गप नहीं मारी, अच्छा लेकिन आज मुजम्मल पहली बारी पूरा सच भी नहीं बोल रहा। अच्छा एक सवाल कर इसमें सर इसके अंदर एक काला इस दाल में काला ये है कि शहबाज शरीफ साहब पूरी पीडीएम गवर्नमेंट की नाकामी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के बाद, लोगों के तानो तशनी सहने के बाद इतना छोटा सा रोल क्यों कबूल करेंगे सर? भाई के लिए, भाई को वापस वो लाए हैं। मतलब नवाज शरीफ की वापसी में शहबाज शरीफ का कलीदी किरदार है। एक सवाल वो लेके आए उन्हें वापस अपने भाई को। आप लोगों ने तो नून में से शीन को 36 दफा निकाली है और प्रोग्राम्स किए, नहीं निकली आप लोगों से, तो क्या करें अब? वो नून शीन फिर कटी हो वो तो कभी भी नहीं निकलनी थी, मतलब आप टॉक शोज गिन लें कितने आपने नून में से शीन निकाली है, वो नहीं निकली तो क्या करें? अगर चॉइस शुजात और परवेज इलाही लड़े हैं, बेनजीर और मुर्जा भुट्टो लड़े हैं, हमने और सियासी खानदानों की लड़ाइयां आपस में देखी हैं, नहीं लड़े तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ नहीं लड़े। जैसे मैं हमेशा ऑन एयर भी कहता था कि कभी शहबाज साहब विल नॉट डिफाई हिज ब्रदर। हमने तो बुशरा बीबी और अलीमा बाजी की लड़ाई भी देख ली है, वो तो अभी हाल ही में देखी। और अभी और क्या दिखाना है आपने हमें? नहीं लड़े तो मरियम और हमजा नहीं लड़े। मौका दिए चूंकि यू आर मेकिंग बिगर क्लेम्स, जो अभी मालिक साहब सवाल करें, मैं बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक ज़माने में नवाज शरीफ इस तरह की सियासत करते थे कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इसलिए हटा दिया क्योंकि वो कन्विंस नहीं थे कि नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी बने, और एग्जैक्ट कुछ माह के बाद जो दूसरे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेके आते हैं जो बाद में खुद सदर भी बन जाते हैं, उनकी बनाई हुई काबीना में नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग को वो खुशी खुशी कबूल कर लेते हैं। तो ये जो दोनों डेवलपमेंट्स के दरमियान नवाज शरीफ का एक सियासतदान के हवाले से बिहेवियर था, वो चेंज हो गया या वही है? क्योंकि आप बड़ा जानते हैं नून नवाज शरीफ तो नवाज शरीफ है। अच्छा वो जब चाहे क्यों मालिक साहब, ये बड़ा जरूरी है। अगर कोई समझता है कि नवाज ये शरीफ कबूल नवाज कैसे शरीफ होगा? नहीं है, मैंने कहा कि तो मैं नवाज यही शरीफ कह साहब सकता हूँ नवाज शरीफ तो नवाज की शरीफ है। वो जब चाहे डील कर ले, जब चाहे लेकिन ये पुराना नवाज शरीफ मुजम्मिल साहब कबूल कैसे होगा? लचक होनी चाहिए हालात के मुताबिक चीजों को अब्जॉर्ब करने की, लेकिन उनमें है आइए नहीं, वही आपसे पूछ रहे हैं। सवाल भी ये था मुजम्मिल साहब, ओल्ड स्कूल नवाज शरीफ फिर कबूल कैसे हो गया? किसको जहां होना चाहिए था। जी मेरे ख्याल है नवाज शरीफ की बातें सही साबित हो गई। जो बातें वो कह रहा था कि इंडिया से सुलह करनी चाहिए, ट्रेड खोलनी चाहिए, जिस पर इस्टेब्लिशमेंट से बेसिक लड़ाई थी, आज इस्टेब्लिशमेंट भी ये मानती है कि हमें इंडिया से ट्रेड खोलनी चाहिए, बल्कि इमरान से बेसिक तनाजा यही था इंडिया से ट्रेड खोलने के लिए। गुलाम फैटअप पे जो आप जो डॉन लीग्स की बात करते हैं या जिन लोगों आप बात करते हैं, जो मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि जी हाफिज सईद वगैरह के ये सेल्स बंद होने चाहिए और सब होना चाहिए, बाद में वो सारा कुछ स्टेट ने किया कि नहीं किया? सिर्फ नवाज शरीफ ये कह रहा था कि ग्रे लिस्ट में जाए बगैर कर लें, आपने ग्रे लिस्ट में जाके किया। मेरे ख्याल में ऐसी कोई भी बात जो नवाज शरीफ कह रहा था वो टाइम ने सही साबित कर दी। मुजम्मिल, ये गुलाम सरवर को कैसे मिल गई टिकट? मतलब जो उन्होंने कहा था, जो कुछ कहा था, कौन सी दलील ऐसी दी गई? जमहूरियत का खेल है। मैं आपको एक बात बताऊं, गुलाम सरवर से उतनी नफरत नहीं थी जितनी चौधरी निसार से थी। उसे चौधरी निसार की नफरत में टिकट मिला। अच्छा ही वाज अ ट्रोजन हॉर्स। वैसे वो कहते हैं नफरत की बजाय कहीं और से इशारा आया वहां से। नहीं वो बताए ना, आप बात समझें। अब ये मालिक साहब पहुंच गए होंगे जहां मैं कह रहा हूं। नहीं आई मुजम्मिल पूरा सच बोलने के मूड में नहीं है। नहीं वो सबको पता कि टिकट कहां से मिली है, उनको भी कहां से मिली है और लाहौर की टिकटें भी कैसे मिली है। नहीं, इसमें मरियम नवाज का कोई किरदार नहीं है। मैं अयाज अमीर नहीं हूं कि मैं तकरीर करूं कि एक जनरल साहब जो यहाँ मौजूद नहीं हैं वो यहाँ मौजूद हैं और मुझे उनकी मौजूदगी यहाँ महसूस हो रही है, हालांकि वो यहाँ मौजूद नहीं हैं। मैं अयाज अमीर नहीं हूँ, ठीक है ना? मैंने कहा अभी उनकी तकरीर सुनी है जो वो चकवाल में कर रहे थे कि एक जनरल साहब जो यहाँ मौजूद नहीं हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी मुझे यहाँ महसूस हो रही है, हालांकि वो यहाँ नहीं है। अच्छा चलिए ये बता दें, ठीक है ना? ये बता दें ये सेटअप, फिर हम वापस आ जाएंगे अपने हलकों पे। ये सेटअप जो कि मुतनाज़े शुरू में ही हो गया, इंतखाबात मुतनाज़े हो गया,
जो बाकी फरीक है ना उसे कह रहे हैं ना मुतनाज़े है, मसलन कौन कह रहा है? पीपल्स पार्टी कह रही है मुतनाज़े है। नहीं, वो इलेक्शन रिजल्ट आज जमात इस्लामी ने कबूल करेंगे, कह तो रहे हैं मुतनाज़े, जमात इस्लामी ने कहा, वो भी कबूल करेंगे। पीटीआई कह रही है मुतनाज़े है। कबूल तो ये फिर सारे कर सेटअप लेते हैं बाद में मुतनाज़े यार। सेटअप चलेगा पूरा 5 साल पूरे करेगा अपने। हाँ, अगर आरटीएस बिठा के 5 साल चल सकते हैं तो ये आरटीएस ऐसा बिठाए नहीं बगैर ऐसा आ रहा है। मुजम्मल साहब की अगर आप देखिए सेटअप 10 साल भी चला जब आपने 2018 और 24 का मवाजना करना है जी। वो तो हम इंतखाबात के नताइज के वक्त देखेंगे कि क्या आरटीएस बैठता है या नहीं सर बैठता। वर्दी साहब एक जुमला, अगर इस दफा नताइज RTS पर नहीं वक्त है। आ इस दफा जाएंगे आरटीएस से पहले आपने कुछ और बिठा दिया है। रिजल्ट हैं? मैनेजमेंट आरटीएस से सिस्टम, पहले कुछ और बिठा इस दिया दफा आपने। रिजल्ट क्या बिठा मैनेजमेंट दिया? सिस्टम है। आपको पता है। आरएमएस नहीं, नहीं, पता क्या बता- है? आपने रिजल्ट मैनेजमेंट पार्टी सिस्टम। बिठा दी है, वाले भी कह रहे हैं नहीं बिठाया कोई गल नहीं, लास्ट टाइम ਤੁਸੀਂ सैनिटेज पूरी शेर ਦਾ निशान छीन लिया तो सर, सेनेट इलेक्शन से जनरल इलेक्शन में ऐसा फर्क होता कौन है। सा हुआ जो पहले मुजम्मल नहीं साहब- हुआ तो अब मुजम्मल हुआ? साहब सेनेट के इलेक्शन तब आप जनरल कहते इलेक्शन थे से फर्क कानून होता के है। मुताबिक ठीक हुआ है, अब भी कानून के अब मुताबिक देखें ना, ठीक हुआ मुजम्मल है। साहब के नजदीक सेनेट का इलेक्शन और जनरल इलेक्शन एक ही होते हैं। ये दोनों हाउसेज लेकिन हैं, वो उसमें- बल्कि अपर उसमें हाउस है। होता ये है ना कि उसमें होता ये है कि चक्कर जैसे ही चलता है ना, चक्कर- वो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे होता ठीक है ना, चक्कर तो एक जैसा आपने चला था। सेनेट में शेर का निशान नहीं छीना था। सही बात है। सही, सलमान आबिद साहब तब कहते थे बिल्कुल कानून के फिर मैंने कोई नहीं किया, मेरी कोई गल करके दिखाओ। ए तुसी आज कह रहे हो, तुसी कह रहे हो कानून के तहत हुआ है, मैं नहीं किया। ऐसा रखना। अच्छा सर, एक और फैसलों क्योंकि को मालिक four साहब ने ये corners बहस of छेड़ law दी में है, देखें। मेरा मालिक साहब ने बहस छेड़ दी, इंटरेस्टिंग बहस है, इस पे फिर हम नेक्स्ट अगले घंटे में भी आ सकते हैं। सर ये जो इंडिपेंडेंट्स जितने भी चाहे 15, 20, 25, 30 जीत के आएंगे, थोड़ा सा सुना था। वो क्या करेंगे? उनको किसकी झोली में डाला जाएगा? वो कैसे जाएंगे? या अपनी अलग शनाख्त बना के रखेंगे? वो क्या करेंगे? याजमीर का थोड़ा सा सुना, पूरा नहीं सुना। देखिए, जो इंडिपेंडेंट्स पंजाब से फैज़ जीतेंगे हमीद वो का भाई पंजाब आया के था, उसके तनाजुर बारे में में फैसला सुना था। करेंगे। अच्छा। जो इंडिपेंडेंट्स केपी से जीतेंगे वो केपी के तनाजुर में फैसला करेंगे। ये फैसले इंडिपेंडेंट ही करेंगे। हैं? ये फैसले इंडिपेंडेंट ही करेंगे। देखिए, हर इंडिपेंडेंट्स अपने सूबों के तनाजुर में फैसला करेंगे। मैं ये समझता हूँ ये अपने मुस्तकबिल के तनाजुर में भी करेगा। वो सुबह के तनाजुर में क्यों करेगा? वो अपने मुस्तकबिल के तनाजुर में करेगा। केपी में जो हुकूमत बन रही होगी वहाँ के इंडिपेंडेंट्स का झुकाव उस तरफ होगा, और जो सिंध में हुकूमत बन रही होगी, अगर कराची से कोई इंडिपेंडेंट्स होंगे तो उनका झुकाव उस तरफ होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई एक जैसा झुकाव आपको सब तरफ नजर आए। मालिक साहब, हम काफी हद तक ना ऑब्वियस है पंजाब को लेकर के, सिंध को लेकर के, बलूचिस्तान हमेशा कहीं और से फैसला होता है, पता है हमें। केपी के में बड़ी अनसर्टेनिटी है कि वहां पे हुकूमत किसकी आएगी। आपको क्या लगता है? लेकिन वो इसलिए अनसर्टेनिटी है क्योंकि प्ले बुक में अभी तक खुद फैसला नहीं कर पाए। एक बड़ी बहस चल रही है जहां चलनी चाहिए तमाम हलकों में कि व्हाट इज द सेफ साइज या पीटीआई की प्रेजेंस का, अच्छा। और नेशनल असेंबली में भी और केपी में मेरा ख्याल है कि शायद 25-30 अलाउ कर दें शायद, अच्छा। ताकि एक थोड़ा सा लेजिटिमेसी का तड़का लग जाए। केपी के अंदर भी विल सी अब क्या होता है। केपी में अब यकीन माने, मैं जितने लोगों से बात करता हूँ, अगर आप सेंटिमेंट की बात करें, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, सोशल मीडिया तो पीटीआई ओन करती है, ठीक। वहाँ तो आपको यही होगा। सड़कों पे भी जो मिजाज देखते हैं और जो लोग लड़ेंगे अभी इलेक्शन पीटीआई की टिकट पे, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, बाद में भी सोच समझ के उनको दाएं बाएं हिलना पड़ेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। मेरा ख्याल है कि अभी तक केपी के ऊपर वाकई स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं हो रही कि केपी को किस तरह हैंडल करना है। इसलिए जब पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन की वहाँ मीटिंग हुई तो मेरे नज़दीक वो मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट थी। मुझे तो खतरा था कि शायद पता लग जाए कि स्टैगर्ड इलेक्शन होंगे, क्या होंगे। फिर हमने सुना, जो उसको हमने उस दिन डिस्कस भी किया, जब इन्होंने कहा कि जी सेंसिटिव एरियाज या सुपर सेंसिटिव में उस दिन फ़ोन बंद होंगे, नेट सर्विस 70% बंद होगी। सेंसिटिव एरियाज हैं। वो जब इलेक्शन कमीशन के बंदे ने मुझे बताया, मैं ट्रांसमिशन में शेयर पूरे किया मुल्क में कि वो तकरीबन नहीं 70% केपी में, तो वो 70% बन जाता है एरिया पूरे केपी का। यस। अब अगर 70% इलाका एक डिजिटल साइलेंस में हो तो मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इलेक्शन में के रिजल्ट्स कैसे कन्वे होंगे। सही। उन्होंने कहा थी या तो वो ऑफलाइन तरीके से होंगे या बाय हैंड होंगे, बाकी तमाम जगह वो फौरन एसएमएस से उन्होंने कन्वे करना है और बाकी सिस्टम भी चलेंगे। तो हमें सडनली एक साइलेंस नजर आएगा केपी में, अ डिजिटल साइलेंस, ठीक है। एंड विच इज अ टेक्नोलॉजिकल और साइलेंस। सरप्राइज आउटकम हो सकता है उस साल फिर इस बारी मेरा नहीं ख्याल कि इस बारी कोई आरटीएस बैठेगा, बल्कि मेरा अच्छा, ख्याल ये है, लेकिन अली मैं खत्म कर लूँ, मेरा ख्याल ये है कि इस बार इलेक्शन के रिजल्ट्स बहुत टाइम पे आएंगे। अच्छा। जी जी, ताकि किसी भी किस्म की डुबियस ताकि आपके पास वक्त हो, अगर आपने अगले 3 साल इलेक्शन ट्रिब्यूनल के धक्के खाने तो अब जल्दी शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन एक चीज और भी हो रही है मालिक रिजल्ट साहब, डिले नहीं होंगे। बतूल ये तो है कि जो जैसे कि मालिक साहब ने बड़ी अच्छी टर्म कॉइन की है, डिजिटल साइलेंस होगा, उसमें कुछ भी हो सकता है। बट जैसे पंजाब है, सिंध है,
कुछ ऑब्वियस फोर्स भी होती है ना। जी, अब जी। सिंध में एक ऑब्वियस फोर्स नजर आ रही है पीपल्स पार्टी, पंजाब में एक ऑब्वियस इस वक्त नजर आ रही है, हालात बाद में कुछ हो जाए हमें नहीं पता, बट अभी नजर आ रहा है नून लीग। केपीके में अभी तक कोई ऑब्वियस फोर्स भी PTI सामने नहीं obvious है। है। obvious force है। एक सोर्स PTI है, है। obvious ऑब्वियस फोर्स और क्या और कौन है मुझे बताए ना, कोई पार्टी का नाम ले जरा। मैं बता, पार्लियामेंटेरियंस, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस एक साइजेबल चंक था, क्योंकि आपको याद होगा जब पीटीआई बनी थी तो परवेज खटक साहब के जो 15-18 लोग हैं वो उनको उठा के लेके गए थे, और जब उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस बनाई वो उनको उठा के ले गए, तो वो केपीके की गवर्नमेंट जब बनेगी उसमें बहुत अहम रोल प्ले करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंस दैट वी डू KP की हैव। आपको लगता है कि वो जीतेंगे भी पार्लियामेंटेरियन में? मुजम्मल की सुन ले वो electable- केपी में 2, 3, 4 सीटें भी किसी पार्टी की उसको, जैसे हमारे यहाँ पंजाब में हमने एक दफ़ा 18 सीटों वाला वज़ीर आला भी देखा है, फिर 10 सीटों वाला वज़ीर आला भी देखा है। केपी में आप 4-5 सीटों वाला वज़ीर आला भी देख सकते देख सकते ये हैं, ज़रूरी agree with नहीं it। है ठीक है, agree कि with it। वहाँ जिस पार्टी ने 20 सीटें ली होंगी उसका वज़ीर आला होगा। इन दी एंड ऐसा भी हो सकता है कि एक 5 या 6 का आज़ाद ग्रुप मिलकर कहे कि जो हमारा वज़ीर आला बनाएगा हम उसको सपोर्ट कर देंगे, और आपको नजर आएगा कि वो 6 लोगों ने मिलकर वज़ीर आला ले यार वो लिया 6 लोग तो फैसला बाकी नहीं सारी करेंगे ना गवर्नमेंट दे दी है। मुजम्मल साहब, नहीं, वो 6 लोग तो नहीं, फैसला I नहीं agree करेंगे with ना। मुजम्मिल। इस वो बात फैसला पे तो agree कोई और with से it। अच्छा, हमारा ये घंटा खत्म हो यही गया फैसला एक तो नहीं हो सलमान पा आबिद रहा साहब कि किसी कौन होगा। ये प्लान नहीं बन पा रहा अभी केपी का, क्योंकि देखिए केपी के दो नहीं मैंने चीजें बता दो दिया आपको। केपी का मिजाज भी बड़ा मुख्तलिफ है। ये बंदा बता दें, फिर बंदा हमने बता दें। अब ये देखें केपी के अंदर हमारे साथ वक्त खत्म हो गया, जब रगड़ा भी पड़ा था ना इधर से, पंजाब पुलिस ने जो किया था वो केपी पुलिस नहीं करती, नहीं कर पाई, नहीं कर पाई। वहाँ का वहाँ पे मिजाज difference और है। मुजम्मिल साहब, सर सो नाइस ऑफ यू, आपका कोई बहुत बंदा बहुत कोई शुक्रिया। बंदा सिलेक्ट होया के बीच डार्क हॉर्स होएगा जिससे फजलुर रहमान, परवेज खटक थे आजाद सारे मुत्तफिक हो जाएं। चलें, और ये किसके कहने में मुतफिक होंगे? आपको एक न्यूज की इस स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम इससे पहले कौमी असम्बली के जो सिंध के हल्के हैं वो डिस्कस कर रहे थे, और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी जिसको हमने आज डिस्कस किया वो भी ज़ेरे बहस आए। मैं ज़रा 2 हल्के जिनका शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है उस पर हम बात करेंगे, फिर और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि इस अगले घंटे में हम इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे। यह है NA 190 जैकबाबाद। NA 190 जैकबाबाद, एजाज हुसैन जाखरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मियां मोहम्मद सुमरो जो है वो आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे। आपके सामने इस हल्के के जो उम्मीदवारान हैं उनकी तस्वीर भी आ चुकी हैं। NA 190 है, ये जैकबाबाद का हल्का है, दोनों मजबूत कंटेंडर्स हैं, इन पर हम बात करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमारा अगला हल्का होगा उसकी तरफ भी बढ़ेंगे, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि कौन कौन से बड़े उम्मीदवार हैं, कौन कौन से। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि इस हल्के में जो 2018 के इंतखाबी नताइज हैं तब मियां मोहम्मद सुमरो जीते थे, और उस वक्त PTI के टिकट पे वो जीते थे। अगेन जैसे कि आपको पता है कि निशान है नहीं, इंतखाबी निशान है नहीं, तो अब वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब इनका पलड़ा कैसा होगा, कितने मजबूत हैं, सीट निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। अच्छा दोस्तों, अगला जो है वो अहम हल्का है, बहुत अहम हल्का है, इनफैक्ट आबाई हल्का है, बिलावल भुट्टो साहब का NA 194, NA 194 लाड़काना 1, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राशिद मोहम्मद सुमरो JUI फजलुर रहमान। ये भी बड़ा हल्का है। इसमें अब मेरे ख्याल में शायद मैं यूं कहूं कि कांटे का मुकाबला होगा और बहुत ही एक क्लोज कॉन्टेक्स्ट होगा, तो फिर वो शायद ज्यादती होगी। बिलावल भुट्टो, और अगेन अंदरूनी सिंध का इलाका है, बिलावल भुट्टो के लिए चीज़ों को कामयाबी की तरफ लेकर चलना और वोट एक्यूमुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। आपके सामने है जनाब ये हल्का NA 194 194। यहाँ से आपको पता है कि बिलावल भुट्टो साहब कंटेस्ट कर रहे हैं, राशिद महमूद सुमरो है, फजलुर रहमान ग्रुप के ये उम्मीदवार होंगे। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है जनाब मजहर अब्बास साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं। अगर आप मुझे सर सुन पा रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और पहले की तरह जैसे कि पिछले घंटे में हमारे साथ जनाब मोहम्मद मालिक साहब थे, बतूल राजपूत साहिबा हैं, और हमारे साथ सलमान आबिद साहब हैं। मैं आप तीनों का भी बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला। जी मजहर साहब, मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? चलिए, जैसे ही मजहर साहब लाइन पे आते हैं, लाइन कनेक्ट होती है, हम गुफ्तगू उनसे शुरू करेंगे। मालिक साहब, सिंध और सिंध के डायनामिक्स में कोई चेंज फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। थिंग्स विल बी
रिमेन एज दे बड़ा वर? चेंज कोई नहीं है। जहाँ तक जगरानी साहब का है, पैसा काफ़ी है उनके पास, खर्चने में भी शेर हैं। हाँ जी, सुमरो साहब ज़रा इस मामले में थोड़े से उनका हाथ तंग है। दिल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उनका निज़ाम उनको बहुत प्रॉपर सपोर्ट करेगा। सो आई थिंक ही विल सेल थ्रू। यू आर सेविंग सुमरो हियर या जाखरानी साहब? नहीं, पीपल्स पार्टी ले जाएगी। अच्छा, ले जाएगी। मतलब अंदरूनी सिंध एक बहुत ही मतलब इसमें कहने की असम्पशन होती है बड़ी फार फेस्ट के यार आप पीपल्स पार्टी को वहां से आप निकाल पाएंगे, हरा पाएंगे। क्यों नहीं हरा सकते बतूल? हम से मुराद है कि एक स्टेटस को है अली जो हराना क्यों नहीं चाहते हो हैं। सकता। 15 साल। अली ये बहुत 15 साल का अली स्टेटस को है, मैंने नहीं कुछ टूट देर सकता। पहले एक किताब कोट की थी एक राइटर की, और उस किताब में ये बड़ा सादा सा तज्जिया किया हुआ था कि पीपल्स पार्टी को सियासत करनी आती है। कुछ दिन पहले ये किसी और को नहीं करनी आती या किसी को कम करनी आती। लेट मी सिंप्लीफाई दिस। बीबीसी पे एक आर्टिकल लिखा है, किसी ने एक आर्टिकल लिखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद जीत क्यों जाती है। अब उसमें लिखा हुआ था कि इनको एसएचओ से बंदा छुड़वाना आता है, किसी की एफआईआर दर्ज होगी या वापस करवाना आता है, किसी के पेपर्स ब्यूरोक्रेसी में फंसे वापस करवाने आते हैं, यानी कि हल्के की सियासत आती है। अब ये जीडीए वाले नहीं करते। बंदा उठाना भी आता है। और भी बात है जागरानी ना। साहब के आप केसेस की लिस्ट निकालें। जागरानी साहब पे अगवा बराए तावान, इस किस्म की वारदातों के काफी उन पे चीजें हैं। मदर साहब आ और चुके हैं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा था, ये भी तो देखिए ना कि पीपल्स इतना मैं पार्टी के आपको कह मुकाबले सकता में- हूँ कि जागरानी साहब के कच्चे में बहुत दोस्त रहते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि पीपल्स पार्टी के मुकाबले में पीएमएल-एन ने और पीटीआई ने, जो बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, उन्होंने कितनी सीरियस एफर्ट की है सिंध के अंदर। उन्होंने भी तो वैक्यूम छोड़ा है ना। मैंने यही उसका कहा ना। फायदा तो उठाया ना फिर पीपल्स हाँ, पार्टी ने कि हमेशा कोई से। और फोर्स क्यों नहीं आ सकी। मदर हुसैन साहब सर बहुत शुक्रिया, मदर अब्बास साहब सॉरी बहुत शुक्रिया सर कि आपने वक्त निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए। मोहम्मद मालिक साहब भी हैं, सलमान आबिद साहब भी हैं, बतूल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात ये हो रही है कि अब सिंध में ओवरऑल कराची में एग्जैक्टली कराची में डायनामिक्स चेंज होंगे 2018 के इलेक्शन के बरअक्स। क्या कुछ रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा अब की बार? आवाज बढ़ाइएगा मदर साहब। जी हेलो हेलो। अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही प्लीज, जी 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 प्लीज सर। जी हाँ, जरा सवाल रिपीट कीजिएगा। अर्ज कर रहा हूं कि कराची के अब 2024 के इंतखाबात में आपको 2018 से मुख्तलिफ शक्ल मुख्तलिफ आउटकम नजर आ रहा है, तो क्या आउटकम नजर आ रहा है अगर मुख्तलिफ है और क्यों? देखिए, एक तो ये कि आप इलेक्शन के नताइज मालूम करना चाह रहे हैं या सिलेक्शन के नताइज? सिलेक्शन के देखिए, वो 2018 का जो सिलेक्शन था उसमें जाहिर है एमक्यूएम की नशिस्तें ज्यादा थी, वो कम कर दी गई। इस मरतबा नजर ये आ रहा है कि एमक्यूएम की नशिस्तें 2018 की जो ओरिजिनल शायद उनको सीटें मिलने वाली थी वही सीटें मिल जाएंगी। ग्राउंड पे क्या है, ग्राउंड पे बहुत ज्यादा हेक्टिक कैंपेन तो नहीं नजर आती, लेकिन नजर यही आता है कि जो टिकट जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एक तो ये कि बहुत ही मिक्स सा रिजल्ट आएगा कराची में। कोई एक पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आती। अगर ऐसा हुआ तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, और वो उतना ही वैसा ही सरप्राइज होगा जैसा 2018 का था। पहले शुरू कर देते हैं कि पीटीआई की क्या पोजीशन होगी। डिपेंड करता है कि जो पीटीआई के जो वोटर्स हैं वो निकल के, क्योंकि कैंडिडेट्स तो बहुत आइडेंटिफाइड हैं, कैंडिडेट्स ऐसे नहीं है जिनको लोग नहीं पहचानते। तो कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम नहीं है, उनके इलेक्शन सिंबल का प्रॉब्लम नहीं है। असल चीज ये है कि इलेक्शन के दिन उनके पोलिंग एजेंट्स और वोटर्स जो है कितनी तादाद में निकलते हैं। अगर वोटर अच्छी खासी बड़ी तादाद में निकलते हैं तो जाहिर है पीटीआई को यकीनी तौर पर कुछ नशिस्तें जरूर मिलेंगी कराची में। अली सवाल करने का बोलने दो पहले। अगर नहीं निकलते तो जाहिर है वो प्रॉब्लम है। लेकिन नजर ये आ रहा है, बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, पीटीआई और जमात इस्लामी, लेकिन एक सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है, वो हो सकता है टीएलपी, क्योंकि टीएलपी की काफी यहाँ एक्टिविटीज हैं। हालांकि बीच में 2018 के बाद जो बाई इलेक्शन हुए थे उनमें उन्हें बहुत वोट नहीं पड़ा था, लेकिन इस मरतबा टीएलपी खुद ये दावा कर रही है कि हम कम से कम 10 से 12 प्रोविंशियल असेंबली की सीट जीत सकते हैं।
और गालिबन 1 या 2 पर वो कह रहे हैं कि कौमी असेंबली लास्ट टाइम 3 जो एमक्यूएम दावा कर रही है वो तो बहुत ज्यादा है, मेरा ख्याल है बहुत एम्बिशियस, वो हम कह सकते हैं 17 सीटें या 16 सीटें। लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग पीपल्स पार्टी को ले लेते हैं। पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो अभी आखिरी असेंबली डिसॉल्व हुई थी, उस वक्त उनकी 5 थी कौमी असेंबली की, जिनमें से 3 वो 2018 में जीते थे और 2 बाई इलेक्शन में जीते थे। इस वक्त पीपल्स पार्टी अपनी जो सीट रीगेन कर सकती है वो लियारी की, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ी सी तब्दील हुई है जिससे पीपल्स पार्टी की पोजीशन बेहतर हुई है लियारी में। लियारी हो गया, किमाड़ी हो गया, मलीर हो गया, उसकी उधर से पीपल्स पार्टी जो है कौमी असेंबली की नशिस्तें हासिल कर सकती है। तो पीपल्स पार्टी का टारगेट तो 7 से 8 है, लेकिन अगर उन्हें 7 नशिस्तें भी मिलती हैं तो ये पहली मरतबा होगा कि पीपल्स पार्टी कराची से 7 नशिस्तें जीतेगी। अच्छा। क्योंकि लास्ट टाइम उनका जो रिकॉर्ड है जनरल इलेक्शन में वो 3 सीटें हैं रिकॉर्ड, लेकिन अगर वो 6 भी जीत जाते हैं तो वो एक नया रिकॉर्ड होगा। एमक्यूएम की जो एमक्यूएम में देखिए सारी पार्टीज ने अपने यानी पार्टी हेड्स को छोड़ दें माफिया एमक्यूएम के, बाकी काफी हैवीवेट्स हैं और एक्सपीरियंस्ड लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन। यानी जमात इस्लामी को ले लें, हाफिज नईम खुद, महराजुल हुदा सिद्दीकी, उनके एक साबित इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम है सैफुद्दीन, वो लड़ रहे हैं, तो उनके भी एक्सपीरियंस लड़ रहे हैं। एमक्यूएम के मासबाए हैदर रिजवी के जो कि कैंपेन तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। लेकिन उसके अलावा जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, फिर मुस्तफ़ा कमाल हैं, उनके भी हैवी वेट्स हैं। पीटीआई के निस्बतन हैवी वेट्स नहीं है क्योंकि उनके बहुत से जो हैवी वेट्स थे वो नहीं है। फिरदौस शमीम नकवी नहीं है, लेकिन अलीम आदिल शेख हैं, आलमगीर हैं जो पहले भी कौमी असेंबली का जीते थे इलेक्शन। इसी तरह खुर्रम शेर जमान हैं जो पहले सूबाई असेंबली में थे, इस मरतबा कौमी असेंबली। जो ये जो सारी हमें नजर आता है, मुझे ये नजर आता है कि गालिबन अगर कोई सरप्राइज हुआ तो एमक्यूएम नंबर 1 होगी, पीपल्स पार्टी नंबर 2 होगी, पीटीआई और जमात इस्लामी में सीटें डिवाइड होंगी। इस तरह का सिनेरियो जो 21 नशिस्तों का है वो ये नजर आ रहा है। बाकी प्रोविंशियल असेंबली में कुछ सरप्राइजेस हो सकते हैं। मजहर कितनी सीट्स देख रहे हो आप सेफली? जमात का एस्टिमेट आता है जी 1 से 3, मुझे लगता है 1 सीट। आपके ख्याल में जमात इस्लामी कितनी लेगी और एमक्यूएम की सेफ बेट क्या है? 8? देखिए मेरे ख्याल में बिल्कुल सही कह रहे हो मालिक, मेरे ख्याल में अगर फेयरली देखें तो एमक्यूएम को, क्योंकि एमक्यूएम बहुत फ्रैक्चर्ड है इस वक्त, बहुत ज्यादा टूट का शिकार है एमक्यूएम को, कि उन्होंने थोड़ा सा रीगेन किया जब पीएचपी और एमक्यूएम मर्ज हुए, फारूक सत्तार, बहादुराबाद और पीआईबी मर्ज हुए उसमें है। लेकिन ये जो 16 महीने हुए थे इसने एमक्यूएम को भी काफी डैमेज किया कराची के हवाले से। कराची में जो सब लोकल कैंपेन जो है वो काफी एग्रेसिव की है जमात इस्लामी ने हाफिज नईम की वजह से। लेकिन समहाउ दी अदर उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि नेशनल असेंबली पे खास खुसूसी तौर पे उनको सीट्स नहीं मिल पाती, और यही सिनेरियो मुझे नहीं लग रहा कि जमात इस्लामी अगर हाफिज नईम 2 कौमी असेंबली की और 1 प्रोविंशियल असेंबली की सीट इलेक्शन लड़ रहे हैं तो एक तो वो जीत सकते हैं, लेकिन बाकी उनको मेरा ख्याल है 2 शायद मैं कहूँ कि कौमी असेंबली की 2 उनको नशिस्तें मिल सकती हैं, कुछ प्रोविंशियल असेंबली की मिल सकती हैं। उनका वोट कौन काटेगा, टीएलपी किसका वोट काटेगी, ये बड़ा मजहर एक बात बताएं, कराची में जब मैं लोगों से मिलता हूं तो लगता ही है कि ग्रिड के ऊपर से आप हट जाएं तो बहुत बड़ा लगता है सपोर्ट बेस अभी है लंदन का अल्ताफ हुसैन का, तो क्या वो कोई इम्पैक्ट गुड या नेगेटिव उनका कोई इम्पैक्ट होगा एमक्यूएम की इलेक्टोरल रिजल्ट्स पे? देखिए उनका मालिक कुछ वो हुआ है क्योंकि अब थोड़ा सा लोगों में जो एमक्यूएम के वो हैं, एमक्यूएम से तो उनकी वो मायूसी भी है, लेकिन एक जैसे हैदराबाद, मीरपुर खास एक फियर फैक्टर उनको जोड़े रखता है उससे। अब वो उन्हें नजर ये आ रहा है कि लंदन वो जरूर है, लेकिन लंदन को कहीं कोई क्योंकि स्पेस नहीं मिल रही, बिल्कुल भी उनको कोई स्पेस नहीं मिल रही। उन्होंने जो कैंडिडेट खड़े किए थे वो भी उठा लिए गए, तो इसलिए जो उनका सपोर्टर और वोटर है वो भी अब ये है कि कहाँ तक वो जो है खामोश बैठे, तो कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। जैसे शायद 2018 में वो पीटीआई को जाके भी कुछ लोगों ने वोट
वोट दिया था एमक्यूएम के कुछ सेक्टर में। जो एमक्यूएम का सबसे ज्यादा वोट काटा है वो टीएलपी ने काटा है। उसकी वजह ये है कि एमक्यूएम का बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस था, वो था मेमन वोट, और वो मेमन वोट 70% जो है वो टीएलपी में चला गया है। ये उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बाकी जो लंदन फैक्टर अपनी जगह है, सही। लेकिन अच्छा, बतूल ने बड़ी देर से पीपल्स पार्टी में भी जैसे कुछ उर्दू स्पीकिंग्स को जो है वो टिकट दिए हैं, और अभी जो रजा हारून, अनीस एडवोकेट, ये लोग आए, इनको अभी तो नहीं, लेकिन आगे लेकिन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में तो सारे उर्दू स्पीकिंग को दिए हैं पीपल्स पार्टी ने। जी। और बहुत बड़ी दिलचस्प बात ये कि पीटीआई ने 80-85% जो पीटीआई ने टिकट दिए वो उर्दू स्पीकिंग नहीं है। और ये इस वक्त, लेकिन क्या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कोई प्रोविंशियल सीट अगर पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कोई प्रोविंशियल सीट भी जीतती है, एक या दो, तो वो बहुत बड़ा उनका सक्सेस होगी। तो पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों में वो ये दावा कर रहे हैं कि हम कम से कम 8 सीटें आपको लेके दिखाएंगे, लेकिन यही दावा जो है वो एमक्यूएम भी कर रही है। सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि पीटीआई का वोटर निकलता है तो कितना अच्छा, निकलता है। साहब, बतूल आपसे सवाल करना चाह रही हैं काफी देर से। जी बतूल। जी, अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब, बतूल राशिद बात कर रही हूँ। पहले तो बहुत मुबारक हो, आपकी नई किताब आई है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड इट। मेरा आपसे सवाल ये है, मज़हर अब्बास साहब, आपको याद होगा कि 1-1.5 साल में हम ये बार बार खबरें सुनते भी थे, इस पे लिखा भी जाता था कि एमक्यूएम के धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। ऑल्दो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मज़हर साहब ये बताइएगा कि वो जो कोशिशें उस वक्त की गई थी उसकी डायनामिक्स अब क्या है, और इलेक्शंस में उन कोशिशों की हम क्या नतीजा देख सकते हैं? वो किसको डैमेज करने के लिए हो सकता है अभी? देखिए बतूल, बदकिस्मती से एमक्यूएम कंप्लीटली कंट्रोल्ड है, और आप सब जानते हैं कि कंट्रोल्ड बाय होम। 2018 में भी कंट्रोल की, 2016 के बाद से जो एमक्यूएम का हशर नशर हुआ है वो बिल्कुल गैर मामूली है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितने 100 लोगों पे सिर्फ ये मुकदमा कायम है कि उन्होंने 22 अगस्त को तालियां बजाई थी जलसे में। ये मुकदमा है, ये लिखा हुआ है FIR में, तालियां बजाने वाला वो। अच्छा। तो इसलिए एमक्यूएम का जो भी फैसला इस वक्त नजर आता है वो बहुत कंट्रोल्ड है, और वही अब भी उनकी तवक्को यही है, क्योंकि वो इधर से उधर नहीं हो सकते, राइट से लेफ्ट नहीं जा सकते बगैर पूछे, लेफ्ट से राइट नहीं आ सकते बगैर पूछे। यही सिचुएशन जो है इस वक्त लहर है, जो सिचुएशन इस वक्त पीटीआई की मुझे नजर आ रही है, वो एक तरीके से अंडरग्राउंड वर्क कर रहे हैं। वो इस तरह का काम कर रहे हैं कि हम अगर मुझे नहीं लगता कि उनके कैंप्स भी कायम होंगे पोलिंग स्टेशन पे। मुझे लगता ये है कि वो दूसरे कैंप्स में जाके पर्चियां बनवाएंगे और वोट डालेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक खौफ भी है, बहुत ज्यादा प्रेशर भी है उसमें। तो पीटीआई का वोटर किस तरीके से निकलेगा और किस तरीके से वोट देगा, वो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। और देखना ये है कि खासतौर पर डिफेंस, क्लिफ्टन, KDA, गुलशन वगैरह की साइड पे पीटीआई का वोटर कैसे निकलता है और किस तरह पोलिंग स्टेशन पे पहुंचता है। जो सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आएगी मुझे लगता है इलेक्शन के दिन, वो पीपल्स पार्टी नजर आएगी, एमक्यूएम नजर आएगी और जमात इस्लामी नजर आएगी। ठीक है, सलमान साहब आपका सवाल। जी मज़हर अब्बास साहब, सलमान आबिद बोल रहा हूँ। ये बताइए, अभी आपने कहा ना कि पीटीआई के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। ये जो खास तौर पे पाकिस्तान में एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है कि यूथ जो है खास तौर पे 18 से 35 साल जो बहुत बड़ी तादाद में है, ये पीटीआई के क्लोज है, एक परसेप्शन है। आपको लगता है कि कराची की पॉलिटिक्स में चाहे जो भी हालात हैं, ये यूथ बाहर निकलने में कामयाब होगी और वोट डालेगी, आपको लगता है, या ये घर बैठना पसंद करेगी? देखिए, अगर निकल आए वो तो जाहिर है बहुत बड़ी तादाद में वोट डाल सकते हैं। जो मैंने देखा है, जैसे अभी 3 तलवार पे जो रैली हुई थी, उसमें उठा के उन्होंने बेशुमार लोगों पे मुकदमात कायम कर दिए। अब उनके घरों को भी अप्रोच किया जा रहा है जिनके मुकदमात कायम हुए, बहुत से लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अब ये जो फैक्टर है, एक मिडिल क्लास में चाहे वो जितना भी उनका जोशीला बच्चा हो या बच्ची हो, ये माँ बाप के अंदर एक फेयर फैक्टर मौजूद होता है कि ये मार्क्ड हो जाएगा, ये वो होगा। अगर वो नहीं होता और वो निकल आते हैं उस सब के बावजूद, तो जाहिर है उनको यकीनी तौर पे एक सपोर्ट मिलेगी और वो बड़ी तादाद में आके वोट भी देंगे।
लेकिन मैंने जो पिछले चंद दिनों में देखा है, वो जाके पीटीआई के लोग अपने उनके घरों पे जाके कन्विंस कर रहे हैं कि आप वोट डालने आए, आप किसी रैली में ना आए, आप किसी और एहतजाज में ना आए। यानी ये भी जो रैली हुई थी, इस पे दो ओपिनियन थे कि हमें निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए, लोग फंस जाएंगे। इसीलिए उन्होंने 6 तारीख का जलसा भी पोस्टपोन कर दिया, जो 6 तारीख को वो जलसा करने वाले थे बाग जना पे। तो उनका इस वक्त सबसे ज्यादा टारगेट ये कि लोग खामोशी से आके वोट डाल दें। अब वो लोग निकलते हैं, ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा उनके लिए इन सारे, लेकिन उनके पास बिल्कुल यूथ की सपोर्ट है, यूथ बड़ी तादाद में उनके साथ है। एक तरीके से आप समझ लें कि इस वक्त सबसे बड़ा जो फैक्टर है पीटीआई के लिए वो यही है कि उनका वोटर निकल आए। अगर वो वोटर नहीं निकलता तो जाहिर है पीटीआई के लिए बुरी। अच्छा मदन साहब, कमिंग बैक टू एमक्यूएम सर, एक शिकायत जो कि एमक्यूएम हमेशा करती रही जब उसके पास कराची की हुकूमत थी बलदियाती, कि इख्तियार नहीं है, वसीम अख्तर यही रोते रहे। तो फिर ये सवाल उठना शुरू हो गया, फिर क्यों ना अगली दफा उनको चुना जाए कि जिनके पास इख्तियार भी हो, आप तो यही रोना रोते हैं। तो कराची की आवाम के लिए बेबस एमक्यूएम, कॉम्प्रोमाइज्ड एमक्यूएम, और जैसा कि आपने कहा कंट्रोल्ड एमक्यूएम, और खासतौर पे उर्दू स्पीकिंग तबके के लिए, क्या अब वो चाहत, वो मोहब्बत रह गई है एमक्यूएम की उनके दिल में? देखिए, वो रह ना रहे, जो यहाँ कराची और अर्बन और सिंध की पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं, उसकी वजह से एक बाय डिफॉल्ट भी लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। इस मरतबा पिछले 2 साल में जमात इस्लामी ने बिल्कुल प्योरली जो एमक्यूएम की जिस तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव था, उस तरह की पॉलिटिक्स की है पिछले 2 साल में। हाफिज नईम ने हुकूक कराची के हवाले से, उसके हवाले से, वो सारी चीजें उन्होंने बिल्कुल, अगर आप उसमें से एमक्यूएम का नाम हटा दें, जमात इस्लामी का नाम हटा दें, तो आपको ऐसा लगेगा कि उनकी कैंपेन बिल्कुल वैसी है जैसी एमक्यूएम करती है। और पीपल्स पार्टी उनका मेन टारगेट रहती है। कराची के शहरी मसाइल, उर्दू बोलने वालों के मसाइल, इस तरह की चीजें, ताकि टू विन ओवर के एमक्यूएम का जो स्पेस है वो जमात इस्लामी को मिल जाए। लेकिन कितना मिलता है, क्योंकि जमात इस्लामी के लिए ये इलेक्शन बिल्कुल मेक और ब्रेक इसलिए भी है क्योंकि हाफिज नईम की जो पर्सनैलिटी बिल्ड हुई है, उसमें अगर हाफिज नईम इलेक्शन हार जाते हैं तो जाहिर है पूरी जमात इस्लामी को वो डेंट पड़ेगा बहुत बुरी तरह से। और अगर हाफिज नईम जीत जाते हैं और उनके साथ वो 2-3 भी कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत जाते हैं, तो ये जमात इस्लामी की बहुत बड़ी विक्ट्री होगी 70s के बाद। क्योंकि उसके बाद उनको इतनी बड़ी, सिर्फ 2002 में MMA जब बनी थी मुत्तहिदा मजलिस अमल, तो कराची से 7 नशिस्तें मिली थी, लेकिन वो MMA को मिली थी, उसमें जमात इस्लामी का कोटा ज्यादा था। लेकिन एक जनरल प्योरली जमात इस्लामी, वो उनके लिए 2-3 सीटें भी कौमी असम्बली की एक विक्ट्री होगी। मजहर, मैं एक बार फिर नंबर्स की तरफ जरा आऊँगा, इसलिए कि मैंने कल परसों ट्रांसमिशन में एक मुलाकात शेयर की। मैं कराची में था अभी रिसेंटली, तो किसी के पास बैठा हुआ, तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी के एक MP आए, उनका ताल्लुक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से था, और उन्होंने आगे बताया कि जी मुझे बुलाया गया और मुझे कहा गया कि पैसे ज़ाया ना करें, आप पहली दफ़ा आ रहे हैं, MQM की जीतेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर कोई रिपोर्ट्स आई, काफ़ी जगह पे पीपल्स पार्टी वालों को शिकायत हो रही थी कि इन्फ्लुएंस डाला जा रहा है उनके कैंडिडेट्स पे, ख़ास तौर पे जो लोग नए आए हैं जल्दी घबराते हैं। तो फिर जरदारी साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि कुछ रोड ब्लॉक्स हैं कराची में। उससे मुझे लगता है कि ख़ास एक्स्ट्रा तादाद MQM को शायद सोच लिया गया है कि इतनी मिलनी चाहिए। अगर ये पस मंज़र रखें सामने, तो फिर आप, मेरा वैसे ख्याल है कि 8 सीटें तो लेगी MQM। डू वी सी अनदर 3-4 सीट्स बिकॉज ऑफ दिस? देखिए मालिक, जो अगर फर्ज करें MQM 12 से 13 सीटें ले लेती है, 12 से 13 सीटें ले लेती है, तो ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री होगी। क्योंकि ग्राउंड पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ग्राउंड पे MQM की वो सपोर्ट नहीं नजर आती। हाँ, उनका जलसा बहुत बड़ा हुआ बाग जना में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें ये उनका एक खास, उन्होंने एक कम बैक जरूर किया है 2016 के बाद और 18 के बाद, जो एक डिवीजन हो गई थी उसमें काफी हद तक उन्होंने ब्रिज किया है उसको। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वो सीटें ले जाएंगे इस मरतबा, इट विल बी अ बिग सरप्राइज। देखिए, पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब पूरे सिंध की इस वक्त उनको पता है
कि सिंध से मैक्सिमम सीट्स उन्होंने हासिल करनी है अगर उन्होंने अपनी कोई बार्गेनिंग पोजीशन बनानी है। उन्होंने जीडीए को बिल्कुल तकरीबन ऑलमोस्ट काफी हद तक जीडीए को तोड़ लिया है उन्होंने। वो कम से कम 85% सीटों पर उन्हें यकीन है कि 85% सीटें वो जीत जाएंगे रूरल सिंध में। पहली मर्तबा सक्खर, हैदराबाद, मीरपुर खास, कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का है और इस मर्तबा हैदराबाद में भी और मीरपुर खास में भी और सक्खर में भी पीपल्स पार्टी, उनको ये यकीन है कि यहाँ से कौमी असम्बली की नशिस्तें वो जीत जाएंगे। हैदराबाद शायद थोड़ा सा डिवाइडेड हो लेकिन अदरवाइज, और कराची से इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कराची से, और पीपल्स पार्टी काफ़ी अरसे से पिछले 2-3 साल से कराची की पॉलिटिक्स की और कॉन्स्टिट्यूंसीज की काफ़ी उसमें वर्किंग कर रहे हैं। उन्होंने तो एक नया डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया वहाँ। जी, जैसे देखिए, जैसे नबील गबोल को टिकट मिला है। नबील गबोल कई मरतबा कौमी और सूबाई असम्बली से जीत चुके हैं लियारी से। कादिर पटेल की सीट है। हकीम बलोच जो बीच में चले गए थे वापस आ गए हैं, वो उनके मदीर के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। तो नबील गबोल, कादिर पटेल, हकीम बलोच, ये वो लोग हैं जिनकी अब्दुल कादिर मंदोफेल और मुस्तफ़ा कमाल का बड़ा टफ जो है वो वहाँ रहेगा मुकाबला। लेकिन अगर शहबाज शरीफ वहाँ से होते, और मुझे नहीं पता ये फैसला कैसे हुआ और मुस्तफ़ा कमाल ने क्यों वहाँ बिल्कुल वो उससे विड्रॉ नहीं किया, वरना अगर शहबाज शरीफ होते तो शायद अब्दुल कादिर मंदोफेल, जाहिर है मुस्तफ़ा कमाल का फैसला तो नहीं था ना। हाँ, तो अब वही ये मुझे बताओ मज़हर, आपके ख्याल में ये बताओ यार, ये बिलावल क्यों नहीं लड़े मलीर से? लियारी से देखिए, मेरे ख्याल में शायद मिस कैलकुलेट कर गए। वो समझे कि कॉन्स्टेंसी वैसी है जैसी आखिरी थी, लास्ट टाइम थी। लास्ट टाइम जो कुछ एरिया था खारादर वगैरह का, वो थोड़ा सा वो अलग हो गया था, अब शायद मिल गया है वो, और उसकी वजह से अब लियारी में उनकी पोजीशन वापस उसी तरह की हो गई है पीपल्स पार्टी की। लेकिन पीपल्स पार्टी से लियारी के लोग नाराज बहुत हैं। इसमें मैं आपको बिल्कुल बहुत उससे बता रहा हूँ कि लियारी में उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई। तो बिलावल अगर दोबारा भी लियारी से लड़ते और लियारी से सेकंड टाइम हार जाते तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल ही खत्म हो जाती लियारी से। लिहाजा उन्होंने एक ऐसे शख्स को टिकट दिया जो माजी में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों का वो जीतता रहा है, और क्योंकि उन्होंने इस मरतबा लाहौर पे कॉन्सेंट्रेट करना था ज्यादा, और इसलिए भी उन्होंने ये ऑप्ट किया। और लाहौर का फैसला चाहे वो इलेक्टोरली दुरुस्त ना हो, लेकिन पॉलिटिकली बहुत करेक्ट डिसीजन है लाहौर से लड़ने का, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी को अगर रिवाइवल करना है तो बिलावल हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। नहीं, आई एग्री विद यू, पॉलिटिकली जबरदस्त है, रिवाइवल मिला है, बिकॉज एवरीबडी एक्सपेक्ट्स हिम टू लूज फ्रॉम लाहौर। अगर वो हारते हैं तो फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन पंजाब में जितना एग्रेसिवली लिया है, आई थिंक इसका फायदा उनको 2-3 साल अगले में मिलेगा। बिल्कुल यही। देखिए, उस वक्त अगर मालिक आपको याद हो कि इवन 88-90 में बेनजीर भुट्टो से बहुत जो है वो बातचीत होती थी। आई थिंक उस वक्त पीपल्स पार्टी अगर पंजाब में अपना बेस बनाती, बेनजीर भुट्टो अगर अपना वहाँ रहती, पंजाब में ज़्यादा टाइम देती, तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन काफ़ी बेहतर होती। पीपल्स पार्टी को पंजाब में बहुत डैमेज किया भी गया है, डैमेज करवाया भी गया है, लेकिन पीपल्स पार्टी के बहुत से गलत फैसले भी रहे हैं पंजाब के अंदर। तो बिलावल को 2018 में दूसरा एक सरप्राइजिंग फैक्टर ये कि आसफा को क्यों नहीं टिकट दिया गया। मैंने शहरी से भी पूछा तो शहरी कह रही है कि शायद नेक्स्ट राउंड में। अब नेक्स्ट राउंड मीन क्या बाई इलेक्शन? वो तो जरदारी साहब ने कहा है ना, वो तो जरदारी साहब ने कहा है कि अगर बिलावल 2 सीटें छोड़ दे जीत जाते हैं तो 1 सीट छोड़ेंगे तो हो सकता है उस पर आसफा को लड़ा लें। हाँ, लेकिन आसफा को मेरा ख्याल है उन्हें कहीं ना कहीं से नवाबशाह से या लाड़काना से बेनजीर या बेगम भुट्टो की, देखिए जो बिलावल की लाड़काना की नशिस्त भी आसान नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि 2018 में जब राशिद सुमरो लड़े थे तो राशिद सुमरो ने तकरीबन 50,000 के करीब वोट लिए थे लाड़काना से, और लाड़काना सिटी से बिलावल हार गए थे 2018 में। वो तो दूसरी जगह से फिर उन्हें वोट मिला तो वो जीत गए। तो इसलिए JUI एक इस वक्त पीपल्स पार्टी के बाद जो अपकमिंग जमात है इंटीरियर में वो JUI है,
उनका वोट बढ़ रहा है जेयूआई को, और अब जीडीए वगैरह उनको सपोर्ट करेंगी, तो लाड़काना की नशिस्त बिलावल के लिए बहुत आसान नशिस्त नहीं होगी। बतूल आपका जी सवाल है? मज़हर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि रिसेंटली हमने देखा कि 12 एमक्यूएम के साबिक अरकान असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महाजर वोट बैंक तोड़ने में कामयाब रहेगी आने वाले इलेक्शंस में? किस जगह से? जी मज़हर साहब, मैं पूछूं कि महाजर वोट बैंक कराची में पीपल्स पार्टी गेन कर सकेगी आने वाले इलेक्शंस में? देखिए, अभी उन्होंने कुछ जगहों पे जो उनके पुराने बहुत से लोग थे उनको लाए हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा कराची में टाइम खासा जाया किया है, वरना पीपल्स पार्टी का कराची में, मैं आपको बताऊं, कराची में इतना वोट बैंक था पीपल्स पार्टी का कि 79 में उनका ऑलमोस्ट मेयर इलेक्ट होने वाला सही था। बात। अगर वो दो काउंसलर्स नहीं इधर उधर होते तो पीपल्स पार्टी का मेयर 79 की बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने अवाम दोस्त के प्लेटफॉर्म से लड़ा था। 80 उनका डिप्टी मेयर बना था, 83 में पीपल्स पार्टी का डिप्टी मेयर था। ज्यादातर अगर जो टाउन्स हैं उनमें से 5 या 6 टाउन हर मरतबा पीपल्स पार्टी लोकल बॉडीज में जीतती है। तो लोकल बॉडीज का उनका एक नेटवर्क था पीपल्स पार्टी का उर्दू स्पीकिंग, और सबसे ज्यादा दया के खिलाफ लड़ाई भी कराची के ये जो लोग थे उस जमाने में, मसरूर हसन वगैरह, इन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी थी। तो पीपल्स पार्टी हमेशा से उसका एक वोट बैंक कराची में रहा है। प्रॉब्लम ये रही है कि पीपल्स पार्टी जो कराची सेंट्रिक है और पीपल्स पार्टी जो रेस्ट ऑफ द सिंध सेंट्रिक है, वहाँ वो पॉलिटिक्स जो होती है जिसकी वजह से जो है अर्बन वोट उनका डिस्टर्ब होता है। सही। अच्छा मदन साहब, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ सर, मैं बल्कि आपको बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी देर हमारे साथ आप और रहिएगा। मैं वापस आऊँगा आपके पास। हमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब निहाल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया। हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हाशमी साहब, पीपल्स पार्टी ने तो सारे तीर नेज़े तलवारें पूछते हैं कराची में कितनी सीटें कर दी हुई हैं। आप पे नून लीग का कुछ वहाँ पे उन्होंने कोई रखा ही नहीं है सर अपना। तो ये क्या वजह है सर कि पीपल्स पार्टी पंजाब में आके आपको टफ टाइम देने की कोशिश कर रही है? आपने सिंध में कोई कोशिश ही नहीं की, कराची में कोई कोशिश ही नहीं की सर उनको टफ टाइम देने की? आवाज स्पीकर में दे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टी गुज़श्ता 15 सालों में सिंध में हुक्मरान रही है जी। इनको ऑल टुगेदर 22,000 मिलियन रुपया मिला। कुछ लगाया, कुछ लगा दिया और किसी काम पे, तो फिर इन्होंने अपने लोग बड़े भर्ती कराए और इनके पास बहुत ज्यादा वसाइल है, इतना ज्यादा वसाइल है कि कोई सोच नहीं सकता है। मगर इनके अवामी मकबूलियत जीरो पे है। कराची, सक्खर, हैदराबाद, बेबुखास, यहाँ पे जो नौजवान है, जो पढ़े लिखे नौजवान है, ये बेशतर अपने मुस्तकबिल को मुल्क से बाहर देखते हैं। वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टेक्नीशियन हो, वो कनाडा, अमेरिका, मिडिल ईस्ट चले जाते हैं क्योंकि यहाँ नौकरियां बिकती हैं, यहाँ डोमिसाइल का चक्कर है। नहीं सर, तो इतने बुरे अगर ये हैं, सवाल मेरा यही था, तो आप इनकी स्पेस फिल क्यों नहीं करते? हम तो इनकी अपोज कर रहे हैं, किसने कहा नहीं कर रहे? नहीं, आप इनकी स्पेस फिल क्यों नहीं करते हैं? मैं ये करूं, सपोज नहीं, अगर मुझे कंप्लीट करने दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सर मेहरबानी है। अंदरूने सिंध जाए तो वहाँ के लोग ये कहते हैं कि वी वांट ए चेंज। ये बात मदर साहब की बहुत ठीक थी कि जेयूआई बहुत स्ट्रांग हो गई है, और जेयूआई की स्ट्रांग होने की वजह मोहम्मद नवाज शरीफ का जो वोट बैंक है सिंध के अंदर, क्योंकि हमारे सिंध के अंदर जीडीए और जेयूआई के साथ हमारा एक मुश्तरका अलायंस है, और उस अलायंस में कुछ हिस्से में पीएमएलएन के 5-7 कैंडिडेट हैं एनए के लिए, और बहुत सारे जगहों पे जीडीए के लोग हैं और जेयूआई के लोग हैं। तो इस बार पीपल्स पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। सिंध के अंदर भी अगर वो धांधली, धमकी, धौंस और दौलत का इस्तेमाल ना करे तो उनके लिए उनकी मकबूलियत, वो 15 साल से सिंध के लोग भी, सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, वो लोग देख रहे हैं। हाशमी साहब एक बात बताइए। सर मोहम्मद मालिक साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। एक बात बताइए, शहबाज शरीफ साहब गए, फिर वो नई सीट की बात बनी, एमक्यूएम वाले कहते हैं कि आप लोगों की जिद थी कि हमें प्रोविंशियल सीट्स भी हमें दें, लेकिन हमने तो कहा कि आप नेशनल असेंबली की सीट ले लें और प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स आप उनको एमक्यूएम को रहने दें। तो ये तो ऐसी बात नहीं थी जिस पर समझौता नहीं हो सकता था। असल में क्यों, क्या हुआ?
असल में यही हुआ कि हम समझते हैं कि वो हल्का, और आप सर्वे कर ले, वो हल्का हमारा है। वहां पे एमक्यूएम ने कभी भी 16-18 हजार से ज्यादा वोट नहीं लिया, जबकि हमारे पास 36,000 प्लस वोट ऑन रिकॉर्ड है। अब एक आदमी के पास 8,000 वोट है और एक के पास 36,000, तो ये तो हो नहीं सकता कि 8,000 वोट वाले को वो सीट दे दिया जाए। तो हमने अपने कारकुन ख्वाजा शोएब को दिया और इंशाल्लाह वोट बैंक हमारा इंटैक्ट है। और दूसरी तरफ एमक्यूएम ने हमारे एक इलेक्टेड चेयरमैन थे अकरम अवान साहब, उनको हमारे पार्टी को बिगर बताए अपनी पार्टी ज्वाइन करके उनको एमपीए का टिकट दे दिया। तो ये हो नहीं सकता। ये एक उसूल की सियासत है कि जहां जो हमारा आज भी इलेक्टेड चेयरमैन था उसे आप लेकर के अपनी पार्टी में ले जाएं और फिर आप हमसे तवक्को करें कि हम इस सीट को आपके लिए छोड़ दें, ये हो नहीं सकता। हाँ, अगर हम 8,000 पे होते और आप 36,000 पे होते तो यकीनन ये बात हो सकती थी। दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आला रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं। उनके मुकाबले में जो पब्लिक स्टेचर है वो मुस्तफा कमाल साहब का वो नहीं है। कहा प्राइम मिनिस्टर और कहा मेयर, बड़ा फर्क है। तो एक जेस्चर था शहबाज साहब का कि शहबाज साहब सिंध के अंदर हमारी पार्टी अपने पार्टी के सदर को लॉन्च कर रही थी, मगर अगर हमारे इसमें मुआहदा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। हम सबको ये आज़ादी हासिल है कि हम अपने अपने टिकट पे, अपने अपने कुव्वत पे, अपने अपने ताकत पे लड़ेंगे और इलेक्शन के बाद हमको अलायंस अगर बनता है तो उस पर हम इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। मगर अभी ये मुमकिन नहीं था। हमारे भी कारकुन है वो इससे बड़े दिल बर्दाश्ता थे, मायूस थे कि कहा 36,000 वोट और कहा 8,000 वोट, बड़ा फर्क था इन दोनों में। मैं चूंकि इस कॉमेडी को देख रहा था, हेड कर रहा था, हमारी पार्टी महसूस करती है कि जिस तरह से मीडिया में हमें बयान किया जाता है हम कहीं मजबूत है, बहुत सारी ज्यादा। तो आशीष साहब, आप दोनों के म्यूचुअल दोस्तों ने सुलह नहीं करवाई कि यार सॉर्ट आउट कर लो? नहीं, दोस्तों की बात हम तो देखें, हम सियासी पार्टी, हम दोस्तों की बात नहीं करते। सियासी लोग सियासी मामलात को हल करते हैं, दोस्त इसको हल नहीं कर सकते। नहीं, उनके कहने पे मैं बात कर रहा हूँ कि आपस में उन्होंने कोई मदद नहीं की कि उनको भी समझाएं। मैं किसी दोस्त को नहीं जानता हूँ। आप हमारे दोस्त हैं, एमक्यूएम वाले हमारे दोस्त हैं, चिटपाई वाले दोस्त हैं। मैं तो किसी दोस्त को से वाकिफ नहीं हूँ कि कोई ऐसा दोस्त जो हम दोनों का मुश्तरका दोस्त हो। बहुत अच्छे इमरान। बतूल, आपका सवाल है? जी हाशमी साहब, मेरा लाइटर नोट पे सवाल है, लेकिन मैं क्यूरियस हूँ कि आप क्या जवाब देंगे। पीएमएलएन की एक ही कंट्रीब्यूशन है लग रही है सिंध में कि गौस अली शाह, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड सीनियर पॉलिटिशियंस, वो लड़े हैं। कायम अली शाह जो कि वहाँ से वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिशियंस हैं। तो इसके अलावा सिंध में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़े हैं और सबसे सीनियर पोजीशन में उनका नाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है रेलेवेंट? गौस अली शाह और कायम अली शाह को लड़ाइए। सिंध के दोनों वजीर आला रह चुके हैं, दोनों को इख्तियार हासिल है, हक हासिल है कि वो इलेक्शन लड़े और अवाम इसका फैसला करेंगे कि उन्होंने कैसे खिदमत किया। हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा सिंध में। आज आप देखें, हम सक्खर में भी हमारे लोग खड़े हैं, असगर अली शाह साहब भी नौशेरो फिरोज में खड़े हैं, बशीर साहब भी खड़े हुए, ठट्ठा में भी हमारे लोग खड़े हैं, हम हर तरफ। असद जनूजे साहब हमारे से खड़े हुए। हाशमी साहब, एक चीज बताइए, की बात है तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सक्खर से मुल्तान तक की जो मोटरवे बनाई है उसे हर सिंध का वासी अप्रिशिएट भी करता है। एक क्वेश्चन हाशमी साहब, मेरा उनसे जाती एहतराम का रिश्ता है बशीर मेमन साहब से, इसलिए मैं जरा इसको फ्रेज जरा केयरफुली करूंगा। लेकिन सिंध के पूरी चीज के इंचार्ज फॉर्मर DGFIA, ये कुछ समझ नहीं है, क्योंकि आप सियासी लोग हैं, आप भी बैठे हुए हैं और बड़े लोग थे, ये जरा अपॉइंटमेंट हमें समझ नहीं आई। देखिए, नहीं, आप समझ रहे हैं, हमने एक वडेरे के मुकाबले में एक आम सा आदमी, एक आम कारकुन जो कि वडेरा नहीं है, उसे सिंध की। सर, आप भी तो वडेरे नहीं है, आप भी तो एक आम कारकुन। मैं इलेक्शन के उमूर में देख रहा हूँ, सिंध में मैं हूँ, मेरे साथ हमारे साबिक MNA खेलदास गोइस्तानी साहब हैं और भी दीगर लोग हैं जो हम देख रहे हैं अपने इलेक्शन के मामलात को, और हम बड़े अहसन तरीके से मामलात को चला रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मतर भाई की बहुत सारे तज्जियात ठीक हैं, मगर मलीर डिस्ट्रिक्ट में जो 3 सीटें हैं वहां पे बहुत आसान नहीं पीपुल्स पार्टी के लिए। मुझे लगता है कि हम 3 सीटों को कर जाएंगे। हम 235, 237, 242, 243 ये सीटें हमारी अपनी सीटें हैं। मैं एक काम करते हैं सर, इसका जरा काउंटर एनालिसिस भी ले लेते हैं। मदर अब्बास साहब, आप हैं हमारे साथ लाइन पे? सर
अच्छा, गालिबन नहीं है जी जी जी। मदर साहब, वो हाशमी साहब तो दे रहे हैं सीटें, वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को मजीद कंफर्टेबली जी। हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है मालिक साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, मैं तो वो तो भी मलीर की, अगर मैं समझूं तो उन्होंने मलीर की बात की है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बात की थी मैंने उन्होंने। मलीर की बात की और कराची के हमने 8 अच्छा, ठीक। ऐसी सीटें हैं जो एनी मैंस गेम है और वहां पे हमारी पार्टी बहुत मजबूत है। लियारी में क्यों इतना बुरा हाल है आपके ख्याल में? लियारी में हमारा एमपीए लड़ रहा है और हम अपनी इत्तेहादी जेयूआई को वो सीट दे चुके हैं। पिछले बार हमने लियारी में 20,000 वोट किए थे, तो हमारे वहां पे हमारी जो जेयूआई के साथ इत्तेहाद हुआ है उसमें हमने लियारी को और एक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 245 उनके हवाले किया। क्योंकि देखिए, एक लॉन्ग स्टैंडिंग हमारे साथ मौलाना फजलुर रहमान की अंडरस्टैंडिंग है। उनके लोग आए, उन्होंने हमसे ये बातचीत की, तो हमने महसूस किया कि अगर लियारी वो समझते हैं कि वो अपना कैंडिडेट दें और हमारा और जेयूआई का वोट मिल करके अगर पीपल्स पार्टी तो सिंध में बेसिकली जो मुझे समझ आ रही है कि सिंध में बेसिकली जो आपकी उम्मीदें हैं वो जेयूआई पे ज्यादा इन्हिसार है। नहीं, जेयूआई पे नहीं है। सिंध में हमारे पास और भी दीगर जमातें हैं। देखिए, यहाँ पे जीडीए भी है, पीर साहब पगारा की फंक्शनल लीग बहुत ही फाल है, और सिंध में 2 लोग हैं, एक लोग है मजलूम है, एक जालिम है। सिंध में जो हम लोगों ने टिकट दिया है वो मजलूमों के नुमाइंदगी करने के लिए है। एक तरफ 15 साल से जो लोग इख्तिदार में फायज हैं, काबिज हैं, उसके वसाइल पे काबिज हैं। सिंध के लोग बहुत समझदार हैं, उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो सियासत को बहुत बेहतर तौर पे समझते हैं। तो ये इसलिए इस बार उनके लिए एक राह निजात है, और मैं ये समझता हूँ कि सिंध के लोग 15 साल में मजे चख चुके हैं। देखिए, यहाँ पे 15 साल तक शहादत की बात की गई। शहादत इसलिए तो नहीं दिया गया था कि लोगों के मसाइल वहीं के वहीं रहे और लोगों के वसाइल को इस्तेमाल किया जाए। तो मैं समझता हूँ लोग सिंध के बहुत समझदार हैं, एहतराम हर के लिए है, मगर अपना भी जो उनका मसला है वो हल करने के लिए वो अपने नए नुमाइंदे चुनेंगे। हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारी इस स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला। आगे भी आपको तकलीफ देते रहेंगे। सलमान वाहिद साहब, हमने बड़ी एक्सटेंसिवली हमने सिंध को डिस्कस किया है, लेकिन अब थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे जाकर अगर हम देखें सर, पीपल्स पार्टी को विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन उसको इक़्तिदार मिला, 15 साल तक उसने कंटिन्यूसली रूल किया। सर, क्या वो डिलीवर कर पाई है? ये बड़ा सादा सा सवाल है और शायद इसका आंसर भी बहुत से लोगों को पता हो, बट आई वुड वांट यू टू से कि क्या अब की बार वही रेपुटेशन देखने में आएगी? मालिक मुझसे इत्तेफाक करेंगे, 18वीं तरमीम के बाद 2010 के बाद जो सूबे हैं वो ज्यादा खुद मुख्तार हुए हैं माजी के मुकाबले में, नो डाउट। अब आपने कहा कि 15 साल की हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, 10 साल हुकूमत है पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की, और 10 साल की हुकूमत रही है 8.5 साल पीटीआई की। मसला ये है कि जो पाकिस्तान में गवर्नेंस का क्राइसिस आया ना, उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स परफॉर्म नहीं कर सकी। सारा बोझ आपने फेडरल पे डाला है, वसाइल आपने अपने पास रखे हैं। अब पीपल्स पार्टी भी बहुत क्लेम करती है, पीटीआई भी बहुत क्लेम करती है, शहबाज शरीफ साहब भी बहुत क्लेम करते हैं, लेकिन गवर्नेंस के हालात वो वैसे के वैसे ही हैं। कंपैरेटिवली पंजाब बेहतर नहीं, पंजाब देखें कई चीजों में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बेहतर नजर आएगा। मिसाल के तौर पे अब आप ह्यूमन डेवलपमेंट को देखें ना, ह्यूमन डेवलपमेंट में कितनी नई इंडस्ट्रियां यहाँ पे लगी हैं, कितने नए रोजगार पैदा हुए हैं, या कितना आपने गवर्नेंस के मॉडल में लोकल गवर्नमेंट को प्रेफर किया है। ये क्राइसिस तो रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो क्लेम करती है 15 ईयर से, तो जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो इसी वजह से क्रिटिसाइज करते हैं कि आपकी 15 साल से हुकूमत है, अगर वहां बुनियादी पानी का मसला, वहां तालीम का मसला, सेहत के मसले, सड़कों की तो ये बहुत से इश्यूज हैं। ये ठीक है कि 4-5 प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिजाइन कर लिए हैं और उसकी बेसिस को वो शोकेस अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल सिंध को देखें तो वहां तो डिस्पैरिटीज के इश्यूज ज्यादा सीरियस हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की करंट रिपोर्ट उठाएं, आपको वहां डिस्पैरिटीज के मॉडल नजर आएंगे। एक शिकायत की 2013 के बाद, जब इनकी आखिरी गवर्नमेंट थी 8 से 13 तक की, उन्होंने कहा जनाब हमने कोशिश हमेशा की, वफाक ने कभी साथ नहीं दिया हमारा। ये कोई इज इट अ साउंड 18th अमेंडमेंट के बाद ये बात ज्यादा लॉजिकली नहीं आती। देखिए, लोग एक चीज भूल जाते हैं, जब लोग चाहे जरदारी खानदान को क्रिटिसाइज करें या शरीफ खानदान को क्रिटिसाइज करें, और लोग कहते देखें जी वो अरबपति हो गए, वो भी जी खरबपति हो गए। कोई भी रूलिंग पार्टी या रूलिंग फैमिली अकेली खरब या अरबपति नहीं होती। सही बात है। 500-700 खानदान और भी होता है। वो फिर एक सिस्टम लेयर्स में आ जाता है और फिर उनका इन्फ्लुएंस होता है।
तो ये जो रॉट है ना, ये माशाल्लाह मल्टी लेड है, ये इट विल टेक टाइम। इट विल टेक। बतूल, क्या आपको लगता है कि सिंध की आवाम तो तब्दीली देख पाएंगे? आई एम नॉट सेइंग कि पीपल्स पार्टी जो है वो जाएगी तो बेहतरी आ जाएगी, बट डू यू थिंक कि कोई तब्दीली मुतवक्के है? अली 71,500 घरों की तामीर मुकम्मल हुई है, 14 लाख घर बनने थे सैलाब के बाद। और जो मुराद अली शाह साहब है वो ये क्लेम करते हैं कि 1940 से लेके अब तक तो किसी गवर्नमेंट ने सैलाब के आने के बाद ये क्लेम भी नहीं किया कि हम आपके घर बनाएंगे। तो अगर हम आपके घर बना रहे हैं और उनका प्रोसेस जितना भी स्लो है तो आप एटलीस्ट एहसान माने कि आपका घर बन रहा है। और 600 अरब की मालियत के घर बनने, जिसमें से सिर्फ 70,000 बने, और जो सिंध का सालाना बजट है सिर्फ वही 1.5 अरब है। तो मैं आपको ये फिगर्स सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान में सैलाब की वजह से तबाही हुई थी तो सिंध वाज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टेड एरियाज, और उसमें जिस तेज़ी से काम होना चाहिए था नहीं किया था। एनडीएम में पीडीएम में मिल के काम कर रहे थे लेकिन उस तेज़ी से काम नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी को वहाँ पे वोट पड़ जाएगा उसी वजह से क्योंकि वो हल्के की सियासत कर रहे हैं। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस इनकी बुरी है। अच्छा, लेकिन एक सवाल यहाँ पे और भी है कि उसके अलावा देयर वाज नो अदर फोर्स टू बी रेकॉन्ड विद, बिल्कुल, जो कि उनके देखिए अगेंस्ट आ जाती है ना। मैं सिर्फ इसमें ऐड करना चाह रही हूँ, प्रॉब्लम भी तो है। जीडीए ज़ियाउल-हक और मुशर्रफ के दौर के कुछ इंडिपेंडेंस चले आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा टफ टाइम देते हैं। रिसेंटली हमने देखा था कि गुलाम अली तारपुर से किसी ने बड़ा सख्त सवालात किए थे, वो सोशल मीडिया पे वायरल हुए। तो हम देख रहे हैं कि जो अंदरून सिंध के दही इलाके भी हैं वो भी वो आपको एक रिएक्शन नज़र आता है। 44% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये फिगर्स मैं आपके सामने इसलिए कोट कर रही हूँ कि इन सब फिगर्स के होने के बावजूद पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, इसलिए कि उन्हें ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं मिली। छोटी सी बात देखिए ऑपोजिशन, अभी जीडीए की बतूल ने बात की, जीडीए में कौन लोग? जो जागीरदार लोग तबका, किसी ना बडेरा किसी तबका। पावर स्ट्रक्चर से दे फेल आउट एट वन टाइम। सरकर्दा रहनुमाओं में कौन है? फहमीदा मिर्जा, उनकी स्पीकर, अच्छा डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा क्लोजेस्ट पर्सन, फिर वहाँ पे क्लैश ऑफ मुफादात हुआ, अब फारिग हो गए। सिमिलरली अगर हम पीर ऑफ फगारा खानदान देख लें तो कभी ज़ियाउल-हक के साथ कभी दूसरों के साथ, जब पावर से इनके हिस्सों की झगड़े होते हैं तो फिर ये एक ऑपोजिशन में आ जाते हैं। यहाँ कोई आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन नहीं है। और एक और आप सिंध के सिर्फ नेशनलिस्ट को निकाल दें साइड पे, जो अलहदगी पसंद कह लें, नेशनलिस्ट कह लें, जो भी कह लें, वो एक है तबका जिसकी पुरानी चल रही है आइडियोलॉजिकल। बाकी इनमें से कौन सी ऑपोजिशन? सर मैंने सिंध के अंदर बहुत से लोगों से पूछा, इंटीरियर सिंध के अंदर, कि क्यों पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। वो कहते हैं यहाँ कौन सी जमात आती है जिसको हम वोट दें? नवाज शरीफ क्यों नहीं आता? इमरान खान क्यों नहीं गया वहाँ पर? मेनस्ट्रीम पार्टियां गई नहीं है, इसलिए उनके पास ऑप्शन क्या है? यही है। देखिए बिल्कुल अली, जो मैं पहले किताब का हवाला दे रही थी इन द सर्च ऑफ लॉस्ट ग्लोरी, उसमें यही बात है कि जो नेशनलिस्ट जमातें हैं सिंध की, वो कभी जाके मुकदमा ही नहीं लड़ती है ना, वो जाती ही नहीं है। जितना भी स्टैंड ले ले, कम ले ले, ज्यादा ले ले, वो पीपल्स पार्टी ही करती है। कल्चरली, आइडियोलॉजिकली वो भी कितनी डिफरेंट नहीं है ना पीपल्स पार्टी। डिफरेंट नहीं है लेकिन वो स्टैंड नहीं लेती, वो सिंध के अंदर स्टैंड नहीं लेती। ये लोग अपने लोगों पे काम करवा देते हैं। इनका एक सर्कल है, वो अपना सर्कल मेंटेन नहीं करते। ये इट्स अ वेरी सिंपल रीजन। बतूल, बहुत शुक्रिया आपका। मालिक साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया। आबिद साहब आपने वक्त दिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ये ट्रांसमिशन का हिस्सा यहाँ पर फिलहाल आज के दिन के लिए खत्म होता है। कल दोबारा हाजिर होंगे अपनी इस इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।